आज का हमारा टॉपिक है कोनिक सेक्शन। और ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोनिक सेक्शन में सारी चीज़ें आती हैं ऑलमोस्ट। लाइन भी आती है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। मेनली आज हम ये तीन पढ़ने वाले हैं। आज हम ये तीनों ही पढ़ने वाले हैं। सर्कल का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा मैं। तो मेन आज हम ये तीनों पे डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ क्या है। और लाइन के बारे में मैं बताऊंगा कि ये लाइन का बस थोड़ा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लाइन का कॉनिक सेक्शंस में, तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहली बात, इसका जनरल इक्वेशन लिख लो। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने लिखी है ना, ये इक्वेशन है। मतलब ये पूरी एक इक्वेशन होती है। अब इसके अंदर कुछ भी बना सकते हो आप। इस इक्वेशन से सर्कल, लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन कुछ कंडीशंस होती हैं। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं जिससे ये पैराबोला बनता है, वो अब मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे मान लो आपको कोई ऐसी इक्वेशन दी है, ठीक है, और जिसमें आपको ए तो आपको पता चल जाएगा, 2h भी पता चल जाएगा, b पता चल जाएगा, ये सब तो वो है ना, ये 2g, ये b, ये 2h, ये a, ये 2f, ये c, ये सब क्या है, ये सब तो सारे कोएफिशिएंट्स हैं और ये कांस्टेंट है। तो ये सब तो आप पता चल जाएगा एक इक्वेशन देख के ये सब होते क्या हैं। बट कुछ कंडीशंस होती हैं जिस इस इक्वेशन से ये सारी चीज़ें हम कैसे बता सकते हैं कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी हो और उसमें आपसे पूछे कि ये क्या है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, लाइन है, क्या है, तो वो कंडीशन क्या होती है वो मैं बताता हूँ। पहली बात, हमें ना एक डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। डिटर्मिनेंट, हाँ, एक डिटर्मिनेंट। अगर वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, एक लाइन नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगर वो डेल्टा ज़ीरो नहीं हुआ, मतलब वो डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो नहीं हुआ, तो फिर वो कोनिक सेक्शंस होते हैं। कोनिक सेक्शंस मतलब या तो फिर वो सर्कल होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये डेल्टा एक्चुअली में होता क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू, ये एक हम बनाएंगे बढ़िया सा। उसके अंदर हम क्या डालते हैं, अब आप पूछोगे इसके अंदर क्या डालते हैं, ए एच जी एच बी एफ, ठीक है, एच बी एफ जी एफ सी। अब तुम बोलोगे यार ये क्या तुमने लिख दिया यार, ये चीज़ है क्या। ये चीज़ कुछ नहीं है यार, एक बस डिटर्मिनेंट है। आपको एक इक्वेशन दी होगी, आपको ऐसा डिटर्मिनेंट लेना है। अगर वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, अगर वो ज़ीरो नहीं होता तो वो कोनिक सेक्शंस है। मतलब वो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं जल्दी से, उसके बाद हम जल्दी से ना आगे बढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और कोनिक सेक्शंस पे। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल है ये, मान लो आपको एक ऐसी इक्वेशन दी है, ठीक है। अब ये इक्वेशन में आपको ना पहले ए बी सी जी एफ और सी, ये 6 चीज़ें पहले तो आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब ये 6 चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सिंपल। हमारी इक्वेशन क्या थी, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2 क्या था, gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन थी, सही कह रहा हूँ, देख लेते हैं, यही थी ना। ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारी। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो और ए बी सी जी एफ, ए बी सी और जी एफ निकालो, सॉरी 5 होते हैं, ए बी सी जी एफ, ये फाइंड करते हैं। चलो, ए क्या होगा, ax², यहाँ पे क्या है 1, a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 4 हो गया, by² 4y², ठीक है। और आपका ये क्या हो जाएगा, चलो h बताते हैं, ए बी सी जी एफ एच। तभी तो मैं सोचूं यार ये 5 कैसे हो गए, 6 होने चाहिए ना। हाँ, ए बी सी जी एफ एच ये होते हैं। अब हमें ए और बी पता चल गए, चलो सी पे आते हैं। सी क्या है, सिंपल दिख रहा है यार, अलग सा 44 है। जी क्या है, जी क्या होता है 2gx। अब इसमें सिंगल x कहाँ दिख रहा है, सिंगल x बोल रहा हूँ, सिर्फ एक x। यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये xy है, ये रहा सिंगल x, ये रहा। तो
2gx मतलब 2gx इज इक्वल टू -26x दे रखा है, x से x गया, ठीक है। अब 2g इक्वल टू -26, g इक्वल टू क्या हो गया -13, तो g इक्वल टू क्या हो गया -13, ऐसे फाइंड करना है। h पे आते हैं, f कर लेते हैं पहले। f क्या है 2f(y). अब इस पूरी इक्वेशन में सिंगल y कहाँ पे है, ये रहा, तो यहाँ लिखते हैं 2y इज इक्वल टू 2f(y). 2 से 2 गया, y से y गया, ये क्या बच गया f इज इक्वल टू 1 बच गया ना, क्योंकि ये पूरा कट गया तो यहाँ 1 बचेगा ना भाई, काट पीट के 1 बचता है। y से y कटा, 2 से 2 कटा, बचा गया 1, f इज इक्वल टू 1। अब हमें फाइंड करना है h। अब h कैसे करोगे, h के लिए क्या चाहिए 2h(xy), मतलब हाँ दोनों x y होने चाहिए। तो यहाँ क्या है 2h -4, चलो यहाँ लिखते हैं 2h इक्वल टू -4 है, ठीक है, सिंपल। 2h इक्वल टू -4, x y तो यार ये तो तुम जनरल समझ वाली बात है। तो 2x इक्वल टू -4, ठीक है। h इक्वल टू क्या हो गया -2, बात सही। h इक्वल टू क्या हो गया -2। ये मैं बहुत लंबे तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, वरना आप तो बस ऐसे ही पता कर सकते हो कि a1 है, b4 है, और ये 2gx होता है तो ये क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे करके, मतलब ये 2hxy होता है तो ये क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे करके। आप सिंपली माइंड में ही पता कर सकते हो कि abcgfh क्या होता है। मैं तो बस दिखा रहा हूँ बिकॉज आपने शायद ये पहले नहीं देखा होगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो तुम्हें नहीं पता होगा भाई कि कैसे करना है क्या करना है, तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि कैसे abcgfh ये तीनों चीज़ें इनमें से कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने बताया था अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो वो क्या होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, कोनिक सेक्शन CS। आगे बढ़ते हैं, या तो वो क्या होगा अगर डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं तो CS। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, मैंने डेल्टा लिखना कैसे सिखाया था, पीछे देख लेना डेल्टा कैसे बोला था मैंने। एक डेल्टा लिखा था ना ABCHFHGF ऐसे करके, तो वही मैं लिख रहा हूँ ABCHGF। इसे याद करने का तरीका क्या है, ABC डायगनली लिखना है, फिर H, फिर GF, ये ओपोजिट में होंगे हमारे, F ओपोजिट में है, G ओपोजिट में है, H ओपोजिट में है। इंग्लिश लेटर्स में क्या आता है ABCDEFGH आता है, मतलब पैटर्न क्या चलता है FGH, लेकिन इस वाले के लिए क्या चलता है HGF, मतलब पहले H फिर G फिर F। ये तो बस एक नॉर्मल बताने वाली बात थी। चलो अब सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे ABC और ये HGF जो फाइंड किए थे उन्हें यहाँ पे पुट करके देखना है कि वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा होगा तो कोनिक सेक्शन, आ रहा होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखते हैं डेल्टा इक्वल टू ये ABC क्या था ABC 1 4 44, मतलब 1 4 44। GFH, तो सबसे पहले कौन सा लेते हैं हम, H लेते हैं, फिर G लेते हैं, फिर F लेते हैं। H क्या है -2, तो ओपोजिट में -2। उसके बाद H के बाद क्या लेंगे हम G क्या है -13, यहाँ -13 आ गया, सॉरी -13 आ गया, इसके ओपोजिट में -13 आ गया। यहाँ क्या आएगा F क्या है 1, तो यहाँ आ गया 1, बन गया 3/3 की मैट्रिक्स, 3/3 का वो बन गया नहीं, ये 3 × 3 वाला जो होता है, ठीक है 3 3 बन गया। सॉल्व कर दो, सॉल्व करते हैं 1 4 × 44 -1 माइनस का 2, ठीक है भाई। तो समझ रहे हो, तुम्हें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, खुद करोगे तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस। -2 × 44 माइनस का -13 प्लस, डिटर्मिनेंट खुद सॉल्व करो यार, ये सब मत देखो तुम कंफ्यूज हो जाओ, खुद का सॉल्व करो, ठीक है। फिर -13 इंटू क्या हो जाएगा -2 -13 × 4। खुद डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना आप, अपने आप करना, पहले ही बता रहा हूँ, ये मेरे चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे, वरना डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीख लेना। नहीं आता तो यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, ईजी है। 4 × 4 44 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 176 -1 175, ठीक है। -2 क्या हो जाएगा -2 4 -88
प्लस 13 माइनस 13 प्लस माइनस 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 2 माइनस 13 इंटू 4 बताओ 52। 175 प्लस 4 इंटू माइनस 88 प्लस 13 माइनस 88 प्लस 13 ये हो जाएगा आपका -75, ये हो जाएगा -13 इंटू -54। यार अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, जो भी आएगा सॉल्व करोगे ना, तो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। मतलब इसे ऐड करके ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना यार, इतना तो तुम कर ही लोगे। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी ना वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी। मतलब ये जो लाइन थी, ये जो डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। दैट मीन्स इट इज़ अ कोनिक सेक्शन। अगर वो डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो होता तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता, जैसे कि मैंने बताया। तो ये क्या है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं है, ये एक कोनिक सेक्शन है। मतलब या तो ये सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था। इसे लिख लेना, ठीक है। इसके भी आगे और भी चीज़ें हैं, वो बताता हूँ। पहले हमने बेसिक पढ़ा इक्वेशन, ये देखा कि ये डेल्टा देखा हमने कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे इसमें से वैल्यूज़ फाइंड करते हैं ए बी सी और जी एफ एच की। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके क्या करते हैं, हम या तो ज़ीरो या नॉट ज़ीरो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और कोनिक सेक्शंस पे, ठीक। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे डिस्कस करेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे क्या करेंगे, डिस्कस। इसका मतलब क्या है, डेल्टा जो है हमारा ज़ीरो है, मतलब जो हमारी इक्वेशन थी उसका डेल्टा ज़ीरो है। अब ये मतलब नहीं है कि डेल्टा ज़ीरो है उसके बाद हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बता दिया और यहाँ पे मामला ख़त्म हो गया, नहीं। डेल्टा ज़ीरो होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। डेल्टा ज़ीरो होने के बाद भी कुछ कंडीशंस है लाइन की, तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। मैं ना एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। फॉर एग्जांपल x² प्लस 4xy प्लस 4y² इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका डेल्टा जब सॉल्व करोगे ना, ये ए बी सी जी एफ एच ये सब इसका फाइंड करके कि क्या क्या होगा, उसके बाद इसका जब डेल्टा फाइंड करोगे तो वो ज़ीरो आएगा। तो इसका डेल्टा क्या आएगा, ज़ीरो। खुद सॉल्व कर लेना, ये एक तरह का होमवर्क ले लो मेरी तरफ से। इसमें ए बी सी जी एफ एच फाइंड करना और इसका डेल्टा ज़ीरो आएगा। चलो ए बी सी जी एफ एच मैं फाइंड करके दे देता हूँ, डेल्टा खुद फाइंड कर लेना। इसका ए क्या होगा 1, बी क्या होगा 4, ठीक है। और जी क्या होगा, यहाँ पे कहीं सिंगल एक्स दिख रहा है, नहीं, तो जी ज़ीरो। एफ यहाँ पे कहीं सिंगल वाई दिख रहा है, नहीं, तो एफ ज़ीरो। एच एच क्या, यहाँ पे कहीं एक्स वाई दिख रहा है, हाँ ये रहा, तो ये क्या हो गया 2h(xy) इज इक्वल टू एच। मतलब यार, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब क्या ही बोल रहा हूँ। तो मतलब सिंपल है, यहाँ पे टू है, ये जो अगर हम उस इक्वेशन से जो हमने इक्वेशन वहाँ पे लिखी थी ax² प्लस by² प्लस 2hx, तो वहाँ पे हम क्या लिखते थे 2hxy, ठीक है। वहाँ 2hxy होता था, 2hxy को इस 4xy से कंपेयर करेंगे, 4xy से कंपेयर किया, xy कट गया, ठीक है। 2h इक्वल टू 4 आया, h इक्वल टू 2 हो गया, तो h इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। ए बी सी तो यार यहाँ पे है भी नहीं ना, सी भी ज़ीरो हो जाएगा आपका, बिकॉज यहाँ पे कोई कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं, ज़ीरो, बात खत्म। ये हमारे 6 के 6 आ गए। डिटर्मिनेंट तुम फाइंड कर लेना, मैं बस लिख रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी ऐसे डायगनली लिखते हैं, तो ए बी सी डायगनली लिखेंगे हम 1 4 0। उसके बाद यहाँ पे हम h लिखते हैं पहले, h क्या है हमारा 2, यहाँ हो गया 2 2। यहाँ पे हम दोनों इस जगह क्या लिखते हैं, जी क्या है 0, इन दोनों जगह क्या लिखते हैं f, ये क्या है 0। अब तुम एक बार अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पता होगी, तो एक लाइन जब पूरी 0 होती है तो वो डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो 0। तो ये क्या हो गया 0। अब इस डिटर्मिनेंट के 0 होने के बाद हमें ये तो पता चल गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। अब इसके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होने के बाद भी ना बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अब वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो है, इज़ इट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस और intersecting lines और is it a point। ये क्वेश्चन दे दिया उसने आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया।
ठीक है, क्या बोला उसने, पहले उसने पूछा, पहले इसी चीज़ में ना दो क्वेश्चन देख लो आप। पहले उसने पूछा ये जो है क्या वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, हमने डेल्टा ज़ीरो करके बता दिया हाँ ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। उसके बाद हमने ये बता दिया कि ये ज़ीरो ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। लेकिन फिर उसके बाद उसने हमसे एक और सवाल पूछ लिया, चलो मान लिया हमने ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, तो हमें ये बताओ कि ये जो पेयर बनेगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो आएंगी, ये जो दो लाइंस इसमें हैं, वो कोइंसिडेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, या वो एक पॉइंट है। तो तुम बोलोगे यार ये इसकी कंडीशन तो तुमने बताई नहीं। मैंने बोला अभी बता देता हूँ, ठीक है, ये नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो एंड अब देखना, अब मैजिक आएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। या फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन ज़ीरो, ठीक है, क्या बोला मैंने, लेस देन ज़ीरो, तो ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। या फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये क्या होगा, अ पॉइंट। इसे अपने दिमाग के ढक्कन में डाल लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता चलता है हमसे, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ज़ीरो है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन ज़ीरो है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो वो एक पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें देख लो, एच स्क्वायर क्या हो गया, फोर, एच स्क्वायर माइनस ए बी, वन माइनस फोर क्या हो गया, चलो ठीक है मैं करके देता हूँ। चलो अब हमसे ना ये क्वेश्चन पूछा था ना, तो ये हमें तीन चीज़ें पता हैं, ये तीन चीज़ें हमें पता चल गई, इन्हें अच्छे से लिख लेना यार एक नोट्स बना के, ठीक है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अंदर लिख लेना कि अगर डेल्टा ज़ीरो है उसके बाद ये तीन और कंडीशंस होती हैं, ये तीन चीज़ें पता करने के लिए। अब इन तीन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसके साथ हमने क्या फाइंड किया, ये हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पता चल गई। उसके बाद इसी क्वेश्चन में उसने हमसे एक और चीज़ पूछी थी कि कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, या ये पॉइंट है। तो हमने क्या किया, ये तीनों कंडीशन वाला जो है ये पहले क्या, इसमें हम क्या किया, एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करते हैं। तो हमने क्या किया, एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड किया। एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, एच क्या है टू, टू का स्क्वायर फोर, ए क्या है वन, वन इंटू फोर, क्योंकि ए बी है ना, ए इंटू बी, तो वन इंटू फोर। एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आया, ये आया ज़ीरो, क्या आ गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका ज़ीरो आ गया। अब ये कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यहाँ पे देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या था, कोइंसिडेंट लाइंस, तो आंसर क्या होगा, दे आर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। द इक्वेशन ये वही है, दे आर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वो इक्वेशन, पहली बात तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इट इज़ अ coincident line, coincident lines, it is coincident line because h square minus ab is equal to ज़ीरो, ठीक है। ये दो हमसे क्वेश्चन वो एक ही चीज़ में पूछ लेगा, हम दोनों का आंसर बता देंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे करना है। पहले हम इक्वेशन से ए बी सी जी एफ एच निकालेंगे, डेल्टा ज़ीरो प्रूव करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर निकलता है उसके नीचे फिर हम ये तीन कंडीशन और देखेंगे, इन तीनों कंडीशन के हिसाब से हम ये दोनों आंसर आराम से बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंगल बिटवीन दिस पेयर ऑफ लाइंस। अब एक बात बताओ, अगर ये इक्वेशन जो है, जो मैंने अभी पिछले एग्जांपल में ये जो इक्वेशन ली थी ये वाली, अगर ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है तो इनके बीच पक्का कुछ एंगल होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, पेयर है ना भाई स्ट्रेट लाइंस का, उसमें ये नहीं बोला कि पैरेलल है, ना ना ना, ये पैरेलल नहीं बोला उसने, उसने बोला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच कैसा भी एंगल हो सकता है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक पैरेलल भी हो सकती हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस भी हो सकती हैं, कैसे भी हो सकते हैं, बस दो लाइंस है वो, ठीक है। ये मैं बस बता रहा हूँ कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसे होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कुछ भी हो सकती हैं। तो इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच में कुछ तो एंगल होगा, ठीक है। इन तीनों के बीच में कुछ तो एंगल है, जैसे इसके बीच में थीटा क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। ऐसे करके इन सब चार पाँचों के अंदर एक एक कुछ तो एंगल होगा। तो अब वो एंगल हम कैसे बताएंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है, क्या, tan थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला, टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्या बोला मैंने,
एंगल बिटवीन दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसका हमें एंगल निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। समझ आया? आई होप समझ आ गया हो। अब इसके बाद ना एक क्या बोलते हैं ना, इसी जो अभी एग्जांपल मैंने करवाया ना, इसी एग्जांपल से इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका ना tan थीटा निकालते हैं इस वाले एंगल का ना। इसने एक और क्वेश्चन बोल दिया, फाइंड एंगल बिटवीन अबव लाइंस, जो हमने निकाली थी, अबव लाइंस ऑफ जो भी था ये, जो एक्स स्क्वायर 4xy प्लस 4y² इक्वल टू 0। अब उसने बोल दिया, पहले उसने हमसे क्या पूछा, क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, तो हमने डेल्टा 0 करके बोल दिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। उसके बाद उसने हमसे पूछा क्या ये कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग का एक पॉइंट है, फिर हमने ये तीनों कंडीशन के हिसाब से उसे बता दिया कि भाई ये कोइंसिडेंट है। उसने बोला अच्छा कोइंसिडेंट है तो अब मुझे एंगल बताओ, ठीक है। तो वो तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एंगल भी पूछ सकता है, वो कोइंसिडेंट वो एंगल भी पूछ सकता है, वो ये लाइंस भी पूछ सकता है क्या है, वो ये भी पूछ सकता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। अब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी तभी ये एंगल और ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो अब हम इस वाले पे आते हैं। पहले हमने ये देखा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रूव करी, उसके बाद हमने ये तीनों लाइन वाला मैंने तुम्हें कंडीशन बताई। अब मैंने तुम्हें एंगल वाला बता दिया फॉर्मूला कि अगर एंगल पूछे तो क्या फॉर्मूला होता है, तो ये रहा। अब अगर मैं ये जो फॉर्मूला है इसमें रिजल्ट्स डालूँ तो हमने क्या फाइंड किया, tan थीटा क्या आएगा हमारा 2 अंडर रूट एच क्या है हमारा, एच क्या है 2 का स्क्वायर क्या है 4, क्या है एच 2, एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, ए क्या है 1, बी क्या है 4, ए बी है ना, अपॉन ए प्लस बी, ए क्या है 1, बी क्या है 4, tan थीटा क्या हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 0 अपॉन 4। ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 का तो अंडर रूट वही 0 ही होता है ना, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0/4। ये क्या होता है 0 होता है। tan थीटा 0 कब होता है, tan थीटा 0 कब होता है 0 डिग्री पे होता है। क्या बोला मैंने, तो यहाँ पे क्या दिखा हमें, tan थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों लाइंस के बीच कोई एंगल नहीं है, मतलब ये क्या हुआ, ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। या तो ये पैरेलल लाइंस हैं या ये कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब ये एक ही, सिंपल ऐसे होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। या तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, मतलब ये सॉरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो है ही, मतलब ये पैरेलल लाइंस हैं या ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तभी tan थीटा 0 हो गया, ठीक है। अब इससे तुम्हें क्या पता चलता है, पहला तुम्हें मैंने बताया कि इक्वेशन दी है तो डेल्टा 0 करके हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पता करेंगे। अगर हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पता चल गई तो उसके बाद हमसे वो इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है कि भाई चलो ये पता है हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, तो हमें ये प्रूव करके बताओ कि ये कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग या ये पॉइंट, ये तीनों में से क्या है। हमने बोला हम इस वाली कंडीशंस लगा के हम तीनों में से कुछ भी पता कर सकते हैं। उसके बाद उसने बोला ठीक है हमें एंगल भी बता के दो। हमने बोला ठीक है तुम कुछ भी पूछ लो हम एंगल बता देंगे। ये लो हमने फॉर्मूला लिख दिया एंगल का, हमने एंगल का फॉर्मूला लगाया और एंगल क्या है 0। इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल है या तो कोइंसिडेंट है, ठीक है, या तो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। यहाँ पे क्या फाइंड हुआ था, ये कोइंसिडेंट लाइंस है। रिलेट कर पाए अब तुम, आ गया रिलेशन। ये कोइंसिडेंट थी तभी इनका एंगल क्या आया 0, tan थीटा क्या आया 0, tan थीटा 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप समझ आ गया हो। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको कहीं लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो एक बार रिपीट कर लेना, वापस से देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा जो होगा वो 0 आएगा, बस बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया जब डेल्टा 0 होता है। अब एक और चीज़ देखते हैं, अगर डेल्टा नॉट 0 है, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू नॉट 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि वो कोनिक सेक्शंस है। अब भाई कोनिक सेक्शन में तो कुछ भी हो सकता है ना, कोनिक सेक्शन में तो सर्कल भी आता है, पैराबोला भी आता है, हाइपर भी आता है, हाइपरबोला, एलिप्स भी आता है, ठीक है। मतलब डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमने पता कर लिया, मान लिया कि डेल्टा 0 नहीं है, उसका मतलब ये हो गया कि वो कोनिक सेक्शन है। लेकिन कोनिक सेक्शन के अंदर तो ये 4 चीज़ें आती हैं। अब इन चारों में से कौन सा है वो कोनिक, वो जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, वो कैसे पता करेंगे। उसके लिए भी मेरे पास एक बढ़िया सा तरीका है। तो उसका क्या कंडीशंस होती हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मान लो अगर डेल्टा ये है आपका, डेल्टा क्या दिया होता है आपको ABC, यहाँ पे HGF। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो गया, कोनिक सेक्शन तो है ही, लेकिन
इसके नीचे भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर h इज इक्वल टू ज़ीरो है एंड a इज इक्वल टू बी है, मतलब जो h है वो ज़ीरो है एंड a इज इक्वल टू बी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अ सर्कल। ठीक है, और ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो वो क्या हो जाएगा, अ पैराबोला। तीसरी चीज़, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज़ लेस देन ज़ीरो तो वो क्या हो जाएगा, अ हाइपरबोला। ठीक है। चौथी चीज़, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो क्या हो जाएगा, एन एलिप्स। ठीक है, छोटी सी चीज़ है यार, जैसे भी लास्ट स्ट्रेट लाइंस वाला कंडीशन बताया था ना कि अगर वो ज़ीरो होता है तो उसके नीचे तीन चीज़ें होती हैं, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट। इसके नीचे चार होती हैं, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ठीक है, सॉर्टेड। बस यही एक चीज़ है। अब तुम बोलोगे कि यार एक एग्जांपल दे दे भाई, जल्दी जल्दी एग्जांपल दे। यार मैं इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, तो मैं जल्दी से इसका एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। ये था कोनिक सेक्शन का, डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वो कोनिक सेक्शन होता है। कोनिक सेक्शन के अंदर चार चीज़ें आती हैं, तो चार चीज़ें कैसे पता करेंगे, ऐसे जैसे हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में नहीं पता करी थी, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, वो सब की, वैसे ही हम पता करेंगे। तो जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में नहीं लिया था एग्जांपल वीडियो के, वैसा ही एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y² प्लस 4y² माइनस 26x प्लस 2y प्लस 44 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें जल्दी जल्दी ए बी सी फाइंड करते हैं। ए क्या है 1, बी क्या है बताओ 4, सी क्या है बताओ 44, और चलो वो बताओ जी क्या है -26। तो क्या होता है 2gx होता है ना इक्वेशन जो हम लिखते हैं हमेशा। इक्वेशन अगर तुम इसमें ना ऐसे ए बी सी ये सब फाइंड करने में अगर कन्फ्यूजन हो रही हो, हमेशा ऊपर इक्वेशन लिख लेना, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx² प्लस 2fy, यार स्क्वायर नहीं होता है, सॉरी, ax² प्लस 2b, मतलब ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू ज़ीरो। जब भी तुम्हें इस इक्वेशन से डायरेक्टली ये सब फाइंड करने में ना दिक्कत आ रही हो ना, तो ये इक्वेशन ऊपर लिख लेना और उसके हिसाब से कंपेयर करते जाना। ax² को x² से क्या बनाया, by² को 4y² से क्या b इक्वल टू 4 आया, c तो 44 है ही। अब g फाइंड करना है, g में क्या हो गया gx 2gx। अब इसमें सिंगल x कहाँ पे, ये रहा 2gx इक्वल टू -26x। तो ये क्या हो गया, ये x से x कट गया, 2g इक्वल टू -26, g इक्वल टू -13। जो स्टार्टिंग में क्या था वही वापस कर रहा हूँ ताकि तुम्हें एक और बार समझ आ जाए। ठीक है, ऐसे ही तुम क्या करोगे, f फाइंड करोगे। f क्या है 2fy, यहाँ पे y कहाँ पे है, सिंगल y, ये रहा 2, तो यहाँ पे क्या गया 2fy इक्वल टू y, y से y कट गया, 2f इक्वल टू 2, f इक्वल टू 1, f इक्वल टू 1 आ गया। h जल्दी देखो 2hxy, यहाँ पे पूरी इक्वेशन में xy एक टुगेदर कहाँ, ये रहा, तो क्या हो गया 2hxy इक्वल टू -4xy, xy से xy गया, 2h इक्वल टू -4, h इक्वल टू -2, h इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट जल्दी जल्दी लिखते हैं। ए बी सी ऐसे लिखेंगे, ए बी सी, तो ये 1 4 44, h कहाँ है -2 बोला था ना, h ऐसे ऑपोजिट में, g ये रहा -13 और कोने में एकदम -13। अब ये दो स्पॉट्स हैं, वो किसके लिए, f के लिए। अब ये जो सॉल्व करके आएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सॉल्व करवाया था, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा, तो डेल्टा क्या हो गया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब उससे हमें ये तो पता चल गया इट इज़ अ कोनिक सेक्शन। लेकिन उसने पूछा कि यार इसको मुझे पूरा बताओ कि भाई अगर ये कोनिक सेक्शन नहीं है तो ये क्या है, मतलब सॉरी कोनिक सेक्शन है तो उस कोनिक सेक्शन के अंडर क्या है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, क्या है। तो हमने बोला ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, h² माइनस ए बी फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, ये तीन चीज़ें फाइंड करेंगे। सर्कल अगर होगा तो h 0 होगा, तो यहाँ पे क्या है, h 0 है, नहीं है। मतलब अगर सर्कल होगा ना तो वहाँ पे ये जो एक्स वाई वाली टर्म है ना ये नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ x² होगा, y² होगा, x और y होंगे, h नहीं होगा। h क्या होगा, नहीं होगा। और उसमें एक चीज़ होगी, x² और y² के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल होंगे, मतलब ये h नहीं होगा और a इक्वल टू बी होगा, तो वो सर्कल है। क्या यहाँ पे a इक्वल टू बी है, नहीं है। क्या यहाँ पे h 0 है, नहीं है। तो सर्कल की पॉसिबिलिटी क्या हो गई,
ख़त्म, सर्कल नहीं है वो। ठीक है, सर्कल फाइंड करने का एक ही, सर्कल तो बहुत ईजी सा होता है यार। सर्कल की इक्वेशन एक एग्जांपल दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y और इज इक्वल टू 16 ले लो, या 16 को इस तरफ ले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर ले जाओ इधर ले जाओ, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है। इसमें देखो, इसमें कहीं भी एक्स वाई वाली टर्म दिख रही है? एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, तो मतलब 2h(x) y इक्वल टू 0, मतलब 2h इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0 आ गया। x का कोएफिशिएंट क्या है 1, y का क्या है 1, तो मतलब a इज इक्वल टू b हो गया। ये होती है सर्कल की इक्वेशन, ये होती है सर्कल की इक्वेशन। एग्जाम्पल दे दिया जल्दी से, बिकॉज इसमें सर्कल नहीं था। ठीक है, अब इसमें हमने पता कर लिया कि a इक्वल टू बी नहीं है, एच वी 0 नहीं है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? अब ये तीनों कंडीशन, अब ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, या एलिप्स हो सकता है। तो हमने क्या फाइंड किया? एच स्क्वायर फाइंड किया। तो हमने क्या किया? एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड किया। तो अब एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे? -2 का होल स्क्वायर माइनस ए क्या है 1, बी क्या है 4, तो ये क्या हो गया? -2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, -4, ये क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ गया? 0 आ गया। एच स्क्वायर माइनस ए बी 0, इसकी कौन सी कंडीशन है? ये मतलब ये पैराबोला है, देयरफॉर इट इज़ अ पैराबोला। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है वो एक पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, ये सो एक रफ वर्क है, इसे साइड में करना, कंफ्यूज मत होना, देख लो आप खुद। हमें इक्वेशन दी, उसने पूछा पहले तो ये बताओ ये कोनिक सेक्शन है या स्ट्रेट लाइन। हमने डेल्टा से फाइंड किया, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इट इज़ अ कोनिक सेक्शन। फिर उसने हमसे एक और सवाल पूछ लिया कि भाई ये क्या है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला है। हमने सर्कल की कंडीशन देखी। सर्कल की कंडीशन क्या होती है? ए इज इक्वल टू बी एंड एच इज इक्वल टू 0। एच इज इक्वल टू 0 नहीं था, ए इज इक्वल टू बी नहीं था, हमने बोला खत्म। उसके बाद बाकी तीनों को फाइंड करने के लिए हमें एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालना था। एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आया? 0। और हमें पता था एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पैराबोला। ठीक है, और ये अगर कंडीशंस, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आ सकती थी, लेकिन इस टाइम अभी कंडीशन क्या आई? ये वाली आई। तो ये एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 पैराबोला होता है, और इसलिए हमने ऐसे किया। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसे ध्यान से अच्छे से लिख लेना कहीं एग्जाम्पल को। एक और बार वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख लेना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। एग्ज़ाम में अगर गलत हो गया ना तो बहुत नंबर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोनिक सेक्शन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर्कल से, बिकॉज यही सबसे पहले होता है, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सर्कल के लिए वो कोनिक सेक्शन वाली कंडीशंस तो हमने प्रीवियस में पिछली बार क्या बोलते हैं करी थी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी जनरल इक्वेशन से। ठीक है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? इसकी जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है इसकी जनरल इक्वेशन। वेयर, अगर आपसे पूछे इसका सेंटर क्या है, तो सेंटर होता है इसका -g, -f, ये इसका सेंटर होता है। ठीक है, अब आपसे पूछे इसका रेडियस बता दो, तो इसका रेडियस क्या होता है? √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। समझ आया? ये एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब मैंने आपको बता दिया है ये एक जनरल इक्वेशन है। अगर आपसे कोई इक्वेशन दी होगी तो उसको इससे कंपेयर करके g और f निकाल लेना। सेंटर क्या होता है? -g -f। माइनस का खास ध्यान रखना, ये माइनस कभी कभार खेल कर देता है। ठीक है, माइनस का ध्यान रखना हमेशा। और रेडियस फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे। ठीक है, उसके बाद अब एक एग्जांपल जल्दी से ले ही देता हूँ यार, मेरा बिना एग्जांपल के ना मन नहीं मानता। मुझे लगता है आप लोगों को है ना ऐसे इक्वेशन समझ नहीं आती हैं, मेरे को भी कभी कभार नहीं आती थी यार। आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई विल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। अ पर्सन इन लाइफ इज़ ऑलवेज अ स्टूडेंट, बिकॉज इन लाइफ एवरी वन कीप्स लर्निंग वन और द अदर थिंग। आई नो, ज्ञान दे दिया, ले लो, क्या जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मनगढ़ंत इक्वेशन मैंने अभी बनाई है। इसका सेंटर बोले फाइंड करो, इसका सेंटर क्या होगा? पहली बात इसका सेंटर बोलेगा फाइंड करने को, तो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? सेंटर क्या होता है? -g कॉमा -f होता है। सेंटर क्या होता है? -g कॉमा -f होता है। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो। पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुम्हें एग्जाम में ये इक्वेशन दी है और तुमसे ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है, तो एक काम करना, ये पूरी जो जनरल इक्वेशन है ना उसको नीचे लिख लेना और फिर लाइन बाय लाइन कंपेयर करना। तो ये क्या है? ये जो 2g है, 2gx है वो 4x के बराबर है।
मतलब 2gx इक्वल टू 4x, एक्स से एक्स कटा, 2g इज इक्वल टू 4, g इक्वल टू क्या आया 2, ठीक है, g इज इक्वल टू 2 आया, लेकिन यहाँ पूछा क्या -2 मतलब -g, ठीक है, वो तो चलो बाद में करेंगे। अब चलो f फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या है 2fy इज इक्वल टू 6y, 2fy इज इक्वल टू 6y, y से y गया 2f इज इक्वल टू 2f इज इक्वल टू 6, y से y गया 2f इज इक्वल टू 6, ये 2 से 3 ऐसे जाता है, इसको नीचे ले आओ, एक ही बात है यार, f इज इक्वल टू 3, g इक्वल टू 2, f इज इक्वल टू 3, लेकिन हमें सेंटर माइनस में बताना होता है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा -2, -3, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अगर आपसे इक्वेशन दी हो, सेंटर पूछे, ऐसे निकालना है। रेडियस का भी फॉर्मूला आपको बताया था ऊपर, देख रहा होगा सामने, √g² + f² - c, f है ये, ठीक है, ये दिया है। उसके बाद अगर आपसे बोलेगा कि भाई इसका रेडियस दे रखा है, इसका मतलब बताओ मुझे रेडियस क्या है, तो हमें जी और एफ़ तो पता चल चुका है, जी क्या है 2, एफ़ क्या है 3 और सी तो 8 है ही, तो हम फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट। जी² मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -8, ये क्या हो गया 13 - 8, ये क्या हो गया √5, ठीक है। ऐसे हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। देख लो एक बार, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जनरल इक्वेशन है, उसका सेंटर ये होता है, रेडियस ये होता है। अगर आपको इक्वेशन दी हो तो सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करना है बता दिया। ये तो अब कॉमन हो गया होगा यार, ये तो पिछले 10-15-20 मिनट से तुम यही तो देख रहे हो, ये कैसे कैसे निकालते हैं, जी और एफ़ कैसे फाइंड करते हैं इक्वेशन में से, कैसे इक्वेट करके कैसे जी और एफ़ निकालते हैं, या फिर जो भी निकालना होता है ABC वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब एक और इस जनरल इक्वेशन में मैं तुम्हें एक चीज़ नोटिस करवाता हूँ, इसमें तुम्हें ना कहीं भी वो XY नहीं दिख रही होगी साथ में, मतलब ये जो इक्वेशन थी ना एक 2hxy, ये जो था जनरल इक्वेशन में जो स्टार्टिंग की जो बताई थी मैंने, उसमें ये जो था 2hxy, वो यहाँ पे तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, XY टुगेदर नहीं है, बिकॉज सर्कल की कंडीशन क्या होती है h इक्वल टू 0, अगर h इक्वल टू 0 क्या है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं भी आपको ये 2hxy नहीं दिखेगा, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, इसमें a 1 है, b भी 1 है, तो a इक्वल टू b और h इक्वल टू 0, तो इसलिए ये सर्कल है, ठीक है। अभी लास्ट टाइम जो समझाया था ना, वही आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं आगे। अब दूसरी आती है इक्वेशन, ठीक है, दूसरा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये भी एक इक्वेशन है, वो जनरल थी एक, और ये भी एक इक्वेशन है, जैसे लाइंस की भी बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, तो ये एक इक्वेशन है जिसको हम ऐसे लिखते हैं x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। जो ये h और k होते हैं ये हमेशा सेंटर होते हैं, सेंटर इक्वल टू h, k। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में h और k दे रखा है और आपको बोले मुझे इसका क्या बोलते हैं एक इक्वेशन बना के दो, तो आप कैसे बनाओगे क्वेश्चन। एग्जांपल मान लो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर 2,3, चलो -2,3 ले लो, -2,3। आपसे बोले कि यार मुझे इसका क्या बोलते हैं इक्वेशन फाइंड करो, तुम क्या करोगे, डायरेक्टली जो इक्वेशन मैंने बताई थी ऊपर उसी में डाल दोगे। कैसे, x - h क्या है इसमें -2, k क्या है इसमें 3, ठीक है। लिख लिया करना यार, अगर तुम्हें ऐसे डायरेक्टली ऐसे पुट करने में थोड़ा दिक्कत आ रही हो, तुम्हें लग रहा हो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो हमेशा साइड में से लिख लिया करो, सेफ साइड के लिए अच्छा रहता है। x - h का होल स्क्वायर, तो x -2 का होल स्क्वायर माइनस बाहर है, प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², ठीक है। अभी क्या कहते हैं ना, ये अभी ना इसको ना r² को अभी यहाँ पे ऐसे लिखते नहीं है, तो इसको क्या करते हैं डायरेक्टली हमने इसको ऐसे 0 लिख देते हैं। क्यों बताऊँगा आगे जाके, समझ लो पहले फिर बताऊँगा, ठीक है। बिकॉज r² ना ऐसे निकलता है, मतलब ये r² यहाँ पे ऐसे लिखते नहीं है, वो ना इनको जब सॉल्व करेंगे ना और जो कॉन्स्टेंट्स आएंगे उनको हम इस साइड ला देते हैं, तो वही r² बनता है। बताता हूँ यार कैसे, सिंपल, आगे देखो बस। ये क्या हो गया, x + 2 का होल स्क्वायर हो गया ना, बिकॉज माइनस प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ये तो a² + b² + 2ab, ये क्या होगा 4x हो जाएगा ये, ठीक है, 2ab होता है ना, 4x हो जाएगा, प्लस y² a² मतलब y - 3 का होल स्क्वायर था तो a² + b² - 2ab मतलब 6y, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
अब ये कॉन्स्टेंट्स जो आए हैं ना, इन्हें ऐड कर दो, क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस -6y प्लस क्या हो गया 9 + 4 13 = 0। यही आपका रेडियस होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर -6y प्लस 13 = 0। ये आपकी एक इक्वेशन होती है, ठीक है। ये पूरी की पूरी इक्वेशन बन जाती है और ये कोई सीन नहीं होता, बस यही आपकी एक इक्वेशन बनती है, ये जनरल इक्वेशन बन जाती है। और बस यही सीन है यार, ये जनरल इक्वेशन बनती है। अगर तुम्हें रेडियस निकालना होगा ना, तो जैसे यहाँ पे सेंटर से कैसे रेडियस निकालते हैं वो तुम्हें पता ही है। अब आपको अगर इसका रेडियस निकालना हो ना, तो अगर आप अभी तो ये सिर्फ एक इक्वेशन आई है, अब इसका रेडियस आया नहीं है, तो अब इसका रेडियस कैसे निकालेंगे? सिंपल, हमें जी पता है -2, एफ पता है, सॉरी यार एच और के दे रखा है ना इस बार, तो एच और के में लिया है हमने सेंटर। तो रेडियस के लिए क्या है, एच पता है -2, के पता है 3, ठीक है। अब कांस्टेंट भी पता चल गया 13। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, √g² + f², और ये क्या था -c, कांस्टेंट माइनस कर देते। यहाँ g हो, h हो, f हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट मतलब ये h² + k² - c, कुछ भी हो यार, ये तो h और k, g और f, सेंटर तो यही है ना, तो यहाँ सेंटर को ही स्क्वायर करते हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। रेडियस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √g², मतलब ये h², तो ये हो गया 4 + 9, दोनों का स्क्वायर ऐड कर दिया, -13, क्या हो गया आपका -13, ठीक है। ये क्या हो गया r ये क्या हो गया 4 + 9 13, 13 - 13 0। रेडियस 0 आ गया यार, ये तो रेडियस 0 का मतलब क्या होता है, ये एक पॉइंट हो गया, पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल पता है ये होता है, पॉइंट सर्कल ये होता है, पॉइंट सर्कल मतलब पॉइंट सर्कल जिसका कोई रेडियस नहीं है, सीधी बात। ये सर्कल है लेकिन एक पॉइंट सर्कल है जिसका कोई रेडियस है ही नहीं, जिसका कोई मतलब रेडियस ही नहीं है, एक पॉइंट है बस। आई होप समझ आ गया होगा। अगर आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ये दी हो, तो पहली बात तो जनरल इक्वेशन ये आएगी, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन आएगी। और अगर आपको बोले नहीं हमें तो यही वाली इक्वेशन दे दो, तो उस वाली इक्वेशन को कैसे लिखोगे, सिंपल है, यही साइड में लिख देता हूँ। उस वाली इक्वेशन को कैसे लिखोगे, x माइनस क्या था, x माइनस क्या था, h था ना, h क्या है -2, तो ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 तक y -3 का होल स्क्वायर, रेडियस क्या है 0 = 0। ये आ गया इक्वेशन, ये जो लिखी थी ना स्टार्टिंग में, यही इक्वेशन होती है। कभी कभार क्वेश्चन देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस, यहाँ पे कुछ रेडियस भी दे देगा। यहाँ पे हमें रेडियस नहीं दिया था, तो हमने क्या किया, उसको ना बिना रेडियस के ही कर दिया, मतलब यहाँ पे कोई रेडियस नहीं दिया था, मतलब इसका रेडियस 0 था, तो ये एक पॉइंट सर्कल होता है, तो उसकी इक्वेशन हमने ये निकाल दी। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, मुझे पता है इसमें आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ आया होगा, बिकॉज इसमें ना पॉइंट सर्कल वाला सीन आ गया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन ने हमें बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ये, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इक्वेशन डाली, कोई रेडियस नहीं दिया था तो उसको 0 रख दिया। तो ये पूरा सॉल्व करके हमें जनरल इक्वेशन आई, जनरल इक्वेशन से हमने रेडियस निकाला, तो वो हमें फिर वापस 0 मिला, तो कन्फर्मेशन हो गई कि भाई रेडियस 0 ही है। उसके बाद हमने बोला, अगर उसने हमसे पूछा होता जनरल इक्वेशन, तो ये रहा नॉर्मल, अगर ऐसी इक्वेशन चाहिए तो ले भाई ये भी लिख दी, दोनों इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, यार ये फोकस, हाँ, ऑफ अ सर्कल, और सेंटर है 1,3, रेडियस है 4, ठीक है। अब कैसे करोगे, वही इक्वेशन में डालो, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। इस बार तो r भी दे रखा है, तो इस बार तो 0 = 0 में नहीं लेंगे। x - h क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस y - k की जगह क्या 3 का होल स्क्वायर = r, r क्या है 4, r² बोला है, तो यहाँ क्या हो गया 16, x - 1 x² प्लस 1, अरे यार क्यों बात ढंग से खोलते हैं, सीधा सीधा मैं अपने ऐसे ही खोलने वाला था, a² + b² - 2ab, ठीक है। ये हमने इस वाली को खोला, इसको खोलो, a² + b² - 2ab = 16, x² - 2x + y² - 6y, इन दोनों को ऐड करो 10 = 16,
जनरल इक्वेशन बन जाएगी आपकी ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। 16 को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। जनरल इक्वेशन देख लेना, 16 को इधर ले आना, ये हो गया -6 इक्वल टू 0। ये आ गया आपकी जनरल इक्वेशन, सीधी बात। और अगर आपको बोले वो वाली फॉर्म में बताओ तो वो रही ये वाली इक्वेशन। जो अगर आपको बोलेगा केस वाली फॉर्म में बता दो तो वो तो डायरेक्ट है यार, वो तो यहीं पे फर्स्ट स्टेप में ही दिख जाती है। और अगर आपको जनरल इक्वेशन बोले तो बस कुछ नहीं है, खोल के सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। आई होप ये सर्कल का थोड़ा बहुत समझ आया होगा। सर्कल के कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ, वो तुम समझ लेना। बस ये थोड़ी जनरल इक्वेशन है, ये आइडिया दे रहा था मैं सर्कल का, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं यार। अब ना कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर्कल के, तो वो हमेशा याद रखना, लिख लेना कॉपी में। इक्वेशन ऑफ अ कंसेंट्रिक सर्कल विथ सर्कल। ये अगर मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई हमें इस सर्कल का, ये एक सर्कल की इक्वेशन दी होगी, उस सर्कल के जो कंसेंट्रिक सर्कल है उसकी इक्वेशन बताओ। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है पहले ही बताया था, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, सेम होंगे, ठीक है। मतलब ये जो ये ऐसे होंगे ना, सेम होंगे, या तो ये बाहर भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल्स ये होते हैं, ये पैरेलली चलते हैं, जैसे लाइंस नहीं होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं ऐसे 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 ऐसे। कंसेंट्रिक सर्कल्स भी ऐसे ही होते हैं। तो हम पैरेलल लाइंस में भी आपको बताया था पूरी इक्वेशन सेम होती है, बस लास्ट का कांस्टेंट चेंज हो जाता है। पैरेलल लाइंस में सीखा था हमने वो 2D वाली वीडियो में। इसमें भी सेम चीज़ है, पूरी इक्वेशन डिट्टो सेम, बस कांस्टेंट चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y, ठीक है, प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे दे रखा है, मान लो चलो इसका यहाँ पे भी दे रखा है सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं 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 ना 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 ना, इसका क्वेश्चन अगर मान लो ये इक्वेशन दिया है, इसका पूछ रहा है कि इसका जो कंसेंट्रिक सर्कल है उसकी इक्वेशन बताओ। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विथ गिवन सर्कल। ये जो गिवन सर्कल है इसके जो कंसेंट्रिक सर्कल होगा, मतलब ये जो गिवन सर्कल है उसका जो कंसेंट्रिक होगा उसकी इक्वेशन बतानी है। तो आंसर क्या लिखेंगे अपन, सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y। और जो भी वहाँ पे मतलब जो भी कुछ भी कांस्टेंट लगा, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है यार, ax मतलब a टू मतलब ये होता है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। मतलब यहाँ पे k मैं लिख देता हूँ, लेकिन k की जगह मान लो यहाँ 16 है इक्वल टू 0। ये एक आंसर होगा। मैं 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, 1 2 3 4, इन चारों में से ना कोई एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो इसका बिल्कुल यहाँ तक सेम हो, बस कांस्टेंट अलग हो, ठीक है। और आपको चारों ऑप्शन में ना अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, किसी में ना एक्स स्क्वायर में कुछ गड़बड़ी कर दी होगी, वाई स्क्वायर में कुछ कर दिया होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़, लेकिन हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो ये चारों चीज़ें जिसमें सेम हो, ये चारों चीज़ें जिसमें सेम हो, बस कांस्टेंट अलग होना चाहिए, ठीक है। कॉज अगर कांस्टेंट अलग नहीं होगा ना तो वो एक ही सर्कल हो जाएगा। बताया था ना मैंने प्री स्ट्रेट लाइंस में भी कि अगर स्ट्रेट लाइंस में अगर कांस्टेंट अलग नहीं है तो वो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगी, तो वो एक ही लाइन कहते हैं। सर्कल में भी अगर कांस्टेंट अलग नहीं होगा तो वो एक ही सर्कल हो जाएगा, वो सेम ही सर्कल रहेगा, ठीक है। इसलिए कांस्टेंट अलग करते हैं, कॉज ये दोनों सेम सर्कल तो नहीं है, अलग अलग हैं लेकिन कंसेंट्रिक है एक दूसरे से, जैसे लाइंस पैरेलल होती हैं, सर्कल्स कंसेंट्रिक होते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट था जो बताना था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। वापस एक बार आप देख लो, वापस इसका लाइक लिख लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद सर्कल। ये क्वेश्चन होगा कि इस सर्कल के जो कंसेंट्रिक है उसकी इक्वेशन बताओ। आप ये लिख देना या ये ऑप्शन टिक कर देना, 2.5 नंबर आपके। क्वेश्चन दिया होगा इसके इस सर्कल से जो कंसेंट्रिक सर्कल है उसकी इक्वेशन बताओ, ये लिख के आ जाना। और ये कांस्टेंट वहाँ पे अलग दिया होगा एग्जांपल, मतलब वो ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन जहाँ पे ये चारों चीज़ें सेम दिख जाए और ये कांस्टेंट डिफरेंट हो, टिक कर देना, 2.5 नंबर आपके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स C1 एंड C2, ठीक है। अब ये जो 2 सर्कल हैं इनका एक इंटरसेक्शन होगा, जैसे ये, ठीक है, ये एक दूसरे से यहाँ पे टच करेंगे, तो यहाँ से जो इंटरसेक्शन से जो सर्कल बनेगा, यहाँ से जो इंटरसेक्शन से जो सर्कल बनेगा वो कैसे भी बन सकता है। उस सर्कल को कैसे निकालते हैं, मतलब उस सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, वेरी रेयर, लेकिन उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। आपको ये फॉर्मूला ना करना हो ना, तो जैसे वो नहीं करते थे हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे,
लाइंस का कैसे निकालते थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आपको वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा ना, जैसे मान लो लाइंस का दे रखा होता था ना, लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता था, सिंपल है इसमें भी उसी तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ अगर ये करना है तो ऐसे कर लेना, लेकिन जो मैं अपना तरीका है वो बता रहा हूँ। पहले दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके। इक्वेशन सॉल्व करना मुझे पता तुम लोगों को आता होगा, पहले पिछली क्लासेस में पढ़ लिया होगा तुमने यार, 8, 9, 10th में इक्वेशन ही सॉल्व करते आते थे तुम। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, जो पॉइंट आएगा उसको ऑप्शंस में पुट कर देना, जो 4 ऑप्शंस दिए होंगे ना उनमें पुट कर देना, वो पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा आंसर वही है। ठीक है, बस ये ज़्यादा इस वाले पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे। अब ना एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आते हैं, जो क्वेश्चन कभी कभार आता है, पोजीशन ऑफ पॉइंट x1 y1 with respect to circle x square plus y square is equal to r square। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक सर्कल है उसमें एक पॉइंट दिया होगा, ये पॉइंट x1 y1। अब वो बोलेगा ये सर्कल इसके अंदर है या बाहर। आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ये सर्कल इसके अंदर है। मैथ्स बोलता है मुझे नहीं दिखता भाई, मेरे दिक्कत है, मेरे को दिखने में प्रॉब्लम है, मुझे प्रूफ करो। तो इसको प्रूफ करने का सिर्फ तरीका बहुत ईजी है, इसके 3 चीज़ें बनती हैं। इफ़ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल। अगला, इफ़ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज लेस देन 0, देन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। तीसरी चीज़, इफ़ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन सिंपल है, जो अभी ऊपर बताया था, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पॉइंट आएगा उसको इक्वेशन में डालना। अगर वो इक्वेशन इज इक्वल टू 0 है तो मतलब वो सर्कल पे लाई करता है, वो पॉइंट उस सर्कल पे लाई करता है, और वही इक्वेशन आंसर होगा। देखा, वही चीज़ आ गई ना। इफ़ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है यार, इस वाले को मुझे पता है तुम लोगों को बोल रहे हो यार कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, बता 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 देता हूँ, एक और बार सुन लो। 2 सर्कल की इक्वेशन दी होगी, 2 सर्कल्स की इक्वेशन दी होगी, दोनों को सॉल्व करके एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को इन चारों ऑप्शन में पुट कर देना। जो ये पॉइंट जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जैसे मान लो सेकंड ऑप्शन को सेटिस्फाई कर दिया उसने, वही आंसर होगा। सीधी सी बात है, बहुत छोटी बात है, बस समझ लो। एक और बार रिमाइंड करो, वापस से सुनो, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं पोजीशन ऑफ पॉइंट x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल की बात कर रहा था, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल जब होता है जब ये ऑरिजिन पे लाई करता है, ये इक्वेशन जब होती है जब ऑरिजिन पे लाई करता है, मतलब इसका जो सेंटर है वो 0,0 होता है। ठीक है, ये इक्वेशन तब होती है। और अगर मान लो ये इक्वेशन दे रखी है और आपसे बोले पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल बोल दिया, तो हम कैसे बताएंगे कि ये पोजीशन कहाँ लाई करता है, बाहर करता है, अंदर करता है, या उसके ऊपर कर रहा है, या बाहर कर रहा है, इन तीनों जगह में से कहाँ करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना उसको इस सर्कल में डालेंगे, ये सर्कल की इक्वेशन में, और आर स्क्वायर से माइनस करेंगे, मतलब आर स्क्वायर को इस तरह लाएंगे और इस पॉइंट्स को सर्कल में डालेंगे। सिंपल है यार, ये पॉइंट्स को सर्कल की इक्वेशन में डालेंगे, आर स्क्वायर से माइनस करेंगे, अगर वो 0 से बड़ा आता है तो वो आउटसाइड द सर्कल लाई करता है, अगर वो आर स्क्वायर ये माइनस करने के बाद 0 से छोटा आता है तो वो इनसाइड, और अगर वो 0 आता है मतलब ये पूरा 0 हो जाती है इक्वेशन, तो वो ऑन द सर्कल लाई करता है, मतलब ऑन द सर्कल। फटाफट से एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे पता है तुम लोगों को नहीं समझ आया, तुमको बिना एग्जांपल के समझ कहाँ आता है। मान लो पॉइंट दे रखा है 3,4 और इक्वेशन है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, समझ आ गया। पहली बात, अब तुमसे पूछा है बताओ पॉइंट किधर लाई करेगा, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द सर्कल, बताओ। सिंपल,
ये पॉइंट्स को इस जगह रखो, 25 से माइनस करो, बता दो क्या आएगा आंसर। पॉइंट को इस इक्वेशन में रखा, एक्स स्क्वायर की जगह हो गया 3 स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह हो गया 4 स्क्वायर, 25 को इधर लिया, -25 = 0, 0 ही आएगा, करके देख लेना, ना ये ना ये ग्रेटर देन आएगा ना लेस देन आएगा, ये 0 ही आएगा। कैसे? 9 + 16 - 25 = 0। सॉल्व कर लो, 0 ही आएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है वो इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, ऊपर मतलब यहाँ लाई करता है। एक और एग्जांपल, पॉइंट 3,4, इक्वेशन दी है x² + y² = 16। अब बताओ, इसमें भी बताना है कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। तो सिंपल आंसर, पहले तो इसको इस इक्वेशन में डालो, 3² + 4², 16 को इधर ले आओ, -16, सॉल्व करके क्या आएगा, ये आ जाएगा 9 + 16 - 16, 16 से 16 गया, 9 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल। कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड। ये क्या होता, ऑन द सर्कल, सर्कल, ये क्या होगा, आउटसाइड। अगर ऐसा ही एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, तुमसे बोल दिया पॉइंट है सेम 3,4, इक्वेशन है x² + y² = 36, इसे सॉल्व करके बताना कहाँ आएगा, इनसाइड, आउटसाइड या ऑन द सर्कल। सॉल्व करके बताना मुझे, ठीक है, या सॉल्व करो, बताओ मुझे कहाँ आएगा, ठीक है। आई होप यू गाइज गेट इट। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था यार, ये पॉइंट कभी बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको पॉइंट दिया है, सर्कल की इक्वेशन तो होगी, तो पूछेगा आपसे कि कहाँ लाई करता है, आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सर्कल। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, एग्जाम्पल भी करके दिखा दिए, और ये वाला पॉइंट भी समझा दिया कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी इसकी कि दोनों जो इक्वेशंस होंगी उन दोनों को सॉल्व करके एक पॉइंट निकालना, दोनों जो इन दोनों जो ये दोनों सर्कल की जो इक्वेशंस होगी उन दोनों को सॉल्व करना, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को चारों ऑप्शंस में डालना, जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर जाए आंसर वही है। इससे पहले मैंने ये वाला बताया था कि इक्वेशन ऑफ अ कंसेंट्रिक सर्कल विद सर्कल, सिंपल है, ईजी है, चारों सेम, कांस्टेंट अलग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपके साथ ना ये 2 क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ, ताकि यार पहली बात, ये कंसेंट्रिक वाला क्वेश्चन इसलिए करवाना चाहता हूँ बिकॉज तुम लोग शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए। दूसरा, ये इंटरसेक्शन वाला इसलिए करवाना चाहता हूँ बिकॉज मुझे पता है तुम्हें इंटरसेक्शन वाला वो समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा था, ये बोलना क्या चाहता है, ज़िंदगी से चाहता क्या है। तो वही मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन करने कैसे हैं। अब तुम लोग अगर ये क्वेश्चन आ गए तो तुम कैसे करोगे, ये बता रहा हूँ। जनरल इक्वेशन ये सब वाले क्वेश्चंस के एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, बस ये दोनों के देने थे। ये दोनों क्वेश्चंस, एक काम करो, वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और नहीं होते हैं फिर आना, ठीक है। मैं आंसर्स की तरफ बढ़ता हूँ। पहला आंसर, मैंने क्या कहा था, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कंसेंट्रिक विद सर्कल। ये अगर इस सर्कल से कंसेंट्रिक कोई सर्कल बनाना है तो क्या करना है, हमें पहली 4 चीज़ें एकदम सेम, बस कांस्टेंट डिफरेंट रखना है। अब कांस्टेंट डिफरेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो बताता हूँ। पहले तो चारों चीज़ें सेम रखते हैं, आंसर क्या आएगा, सेम रखो पहले। चलो, x² + y² -6x - 8y, ठीक है, और = 0। अब इसमें एक कांस्टेंट लाने के लिए क्या करना है, सेम टू सेम रख दिया। कांस्टेंट लाने के लिए क्या करना है, जो पॉइंट दे रखा है ना, इस पॉइंट को इसमें डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो। ये पॉइंट जो पासिस थ्रू दे रखा है, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल दो, सीधा क्या आएगा, 1 + 1 -6 - 8 = 0। 0 नहीं आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, ये 2 - 8 से 14 -12 हो गया, ठीक है। क्या आया, ये -12 आया ना सॉल्व करके। तो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा x² + y² -6x - 8y = -12, ठीक है, = क्या हो गया, -12। तो इस इक्वेशन को जनरल में लिखना होगा तो इसको इस साइड लाना पड़ेगा, x² + y² -6x - 8y + 12 = 0। बस ये सीन करना है। क्या करना है आपको, पहली 4 टर्म्स जो हैं वो सारी सेम लिखनी है, जो भी टर्म्स हैं वो सब सेम लिखनी है, बस हमें कांस्टेंट नहीं लिखना। कांस्टेंट फाइंड करने के लिए जो पास थ्रू वाला पॉइंट होगा ना, जो पासिस थ्रू लिखा हुआ है, जो पासिस थ्रू लिखा हुआ है उसको इस पूरी इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन में पुट करके कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट, ये मत करना कि -12 इस साइड लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। तो क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो -12 जो भी आएगा, जो भी पॉइंट पुट करने के बाद आंसर आएगा वो इस साइड लिखना है, फिर उसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए इस साइड लाना है, ठीक है। बात समझ आई। अब
ये तो हो गया लंबा तरीका। छोटा तरीका और बता देता हूँ क्या करना है। ठीक है, छोटा तरीका क्या है, मैंने तुमसे क्या करवाया, सेम इक्वेशन लिखवाई, उसके बाद वन पुट करवाया, ये लगवाया, उसके बाद ये इक्वेशन आई, इसको यहाँ लिखवाया, आंसर तो ये आया ना आखिर में। अब तुम डायरेक्टली क्या कर सकते थे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पासिस थ्रू, क्या लिखा है ये, पासिस थ्रू, इसको डायरेक्ट इसमें पुट करना, ज़रा क्या आएगा, सेटिस्फाई करना नहीं कर रहा, पुट कर लो, खुद करो। 1 + 1 -6 -8 क्या हो गया, -12 + 12 0। पासिस थ्रू वाला आंसर को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। सिंपल, क्वेश्चन दिया होगा ये, उसमें लिखा होगा पासिस थ्रू, कुछ नहीं करना है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में जो जो इक्वेशन दी होंगी उसमें इस पॉइंट को पुट कर देना, जिस पूरी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर होगा। जैसे सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वो होगा, फर्स्ट को कर देगा वो होगा, थर्ड को होगा वो होगा आंसर। पासिस थ्रू जैसे ही आएगा ना, पासिस थ्रू कंसेंट्रिक सर्कल, सेम इक्वेशन होगी। ठीक है, कंफर्म करने के लिए क्या करोगे, जो इक्वेशन होगी ना सेम होगी, बस कांस्टेंट डिफरेंट होगा, वो तो है ही, और पूरा अगर तुम 1 1 डालोगे ना तो ये आंसर सेम आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, ये पासिस थ्रू वाला जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना है, जो पास थ्रू वाला पॉइंट है उसको ऑप्शंस में डालना है, जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा आंसर वही होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स एंड पॉइंट दिस। अब मैंने क्या बताया था, अगर पास इंटरसेक्शन वाला आता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स C1 एंड C2, अगर इन दोनों सर्कल से इंटरसेक्ट करके कोई आंसर हमें लाना है तो कैसे लाएंगे, मैंने क्या बोला था, C1 + λ C2, ठीक है, = 0। ये फॉर्मूला बताया था। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लिख लो पहले, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, कॉज मैं डायरेक्ट यहीं पे आने वाला हूँ, मैं बार बार इधर नहीं लेके जाऊँगा कैमरा। तो मैंने ये वो देखा, ये इक्वेशन ये बताई थी ना सॉल्व करने की, अगर पास थ्रू दिया होगा तो क्वेश्चन लिख लो। चलो आंसर पे आते हैं। ठीक है, आई होप तुमने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो क्या था, पास थ्रू 2 सर्कल दे रखे थे। चलो जैसे यहाँ फॉर्मूला दे रखा है ना, सेम टू सेम वैसे ही करते हैं। ठीक है, पहला सर्कल क्या है, x² + y², ठीक है, -6 जो = 6 था, मैं उसको इस साइड ले आया। ठीक है, प्लस इसको ब्रैकेट में लिया, लैम्डा, ये x² + y² -6x + 8 = 0 कर दिया। क्या कर रहा मैंने, ये ऐसे सेम टू सेम लिख दिया मैंने, सही है। अब ये पास थ्रू पॉइंट दे रखा है ना 1 1, इस 1 1 पॉइंट को क्या करना है हमें, इसमें डालना है, पूरी इक्वेशन में 1 1 को डालना है। तो क्या आएगा, 1 + 1 -6 + लैम्डा 1 + 1 -6 + 8 = 0। ठीक है, इस सबको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया, 2 -6 -4 + लैम्डा 1 + 1 2 2 -6 -4 -4 + 8 4 हो गया, = 0। ये क्या हो गया, -4 + 4 लैम्डा = 0। क्या हो गया, 4 लैम्डा = 4। ये क्या हो गया, लैम्डा = 1 आ गया लैम्डा = 1। अब ये जो लैम्डा 1 आया ना, उसको यहाँ डालना पड़ेगा हमें। हमने सबसे पहले क्या किया, जैसे ये फॉर्मूला है सेम टू सेम वैसे लिखा, उसके बाद जो पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा था, ये पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1, उसको इस इक्वेशन में डाला, जो फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले में डाला 1 1 को। उसके बाद उससे हमने लैम्डा निकाला। अब लैम्डा ऐसे निकल चुका है तो हम लैम्डा को यहाँ डाल देंगे ताकि इक्वेशन आ जाए। ठीक है, चलो लैम्डा को वहाँ डालते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² + y² -6 + 1, लैम्डा तो 1 ही है तो सेम टू सेम इक्वेशन रह जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आता है ना, -6x + 8 = 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को पूरा खोल दो तो क्या हो जाएगा, 2x² 2y² -6x, ठीक है, प्लस ये 8 और 8 - 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, = 0। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, पूरी इक्वेशन को क्या करो, 2 से डिवाइड। इक्वेशन क्या आएगी, x² + y² -3x + 1 = 0। ये आएगा आंसर। ठीक है, क्या आएगा, ये आंसर आएगा। अब तुम बोलोगे यार भाई तूने पहले ये फॉर्मूला जैसे हमें बताया था वो फॉर्मूला लिखा, उसके बाद लैम्डा फाइंड करने के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें जो पासिंग थ्रू पॉइंट था उसको डाला, उससे लैम्डा निकाला, फिर लैम्डा को डाला, फिर इक्वेशन सॉल्व करके ये आया आंसर। मैं बोलूँगा हाँ इसमें क्या तकलीफ़ है, बोलोगे यार थोड़ा कुछ छोटा मोटा कुछ बता दे यार, जुगाड़ पानी। मैंने बोला सीधी बात, जुगाड़ पहले जैसे लाइन्स वाले में बताया था, यहाँ पे क्या दे रखा है, पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स
एंड पॉइंट ये, इसमें भी पास थ्रू था, इसमें भी पॉइंट पास थ्रू है। कुछ नहीं करना, ये पॉइंट को 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 1 2 3 4, ऐसे करके चारों ऑप्शन में जिस ऑप्शन को वो पॉइंट सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर होगा। आंसर ये है ना, अब वो पॉइंट डाल के देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। डालो 1 + 1 - 3 + 1, क्या आ रहा है ये, = 0, सेटिस्फाइड, मतलब आंसर यही है, यही आंसर है, ठीक है। यही तुम्हें करना है। जब भी तुम्हें बोलेगा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स, ये दोनों, एंड पॉइंट दिस, कुछ मत करना, इस पॉइंट को चारों इक्वेशंस में डालना, जिस इक्वेशन में ये सेटिस्फाई कर जाएगा वही इक्वेशन आंसर होगी हमारा, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने इसलिए बताया, जो कुछ बच्चे होते हैं ना, नहीं नहीं भाई हम शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, हम तो मेहनत करके पूरा हार्ड वर्क करेंगे, कर लो हार्ड वर्क। और जो बोले नहीं यार स्मार्ट वर्क बता, कर लो स्मार्ट वर्क, पॉइंट लेना, चारों ऑप्शन में डालना, जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर जाए आंसर वही है। इसका आंसर ये है, ये मैंने लॉन्ग मेथड से निकाला, और ये इक्वेशन में तुम 1 1 को पॉइंट करो, सेटिस्फाई होगी, कॉज आंसर तो यही है ना, सेटिस्फाई 100% होगी। बस यही करना है तुम्हें, पॉइंट लेना है, ऑप्शंस में डालना है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए आंसर वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो, ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए इसलिए थे ताकि कन्फ्यूजन ना हो दोनों चीज़ों में। आई होप अब तीनों पॉइंट्स जो मैंने अभी लिखवाए हैं तीनों क्लियर हो गए होंगे। पासिंग थ्रू वाले के एग्जांपल्स दे दिए थे, कंट्रेंट्रिक वाले का अभी दे दिया, और इंटरसेक्शन वाले का भी दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके साथ ही हमारा अब सर्कल हमारा हमने कर लिया है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और कोनिक सेक्शंस पे, जैसे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एलिप्स और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिप्स होता है, फिर पैराबोला एंड देन हाइपरबोला। और मैं तो बोलूँगा तीनों इंपॉर्टेंट है यार, कोई पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना यार, मैं वहाँ तक ले जाने से पहले ना आपको कुछ डेफिनेशन समझाना चाहता हूँ। ये तो आपको पता है जनरल इक्वेशन है एलिप्स वो उसकी कोनिक सेक्शंस की, ठीक है। अब डेफिनेशंस ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, डेफिनेशंस ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑफ कोनिक सेक्शन। फोकस क्या होता है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन, ठीक है। जो एक फिक्स पॉइंट होता है कोनिक सेक्शन का उसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है। वो हर एक में, जो एलिप्स, पैराबोला और ये क्या कहते हैं हाइपरबोला में, इन सब में अलग 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 जगह होता है, और उसको उसकी क्या कहते हैं फॉर कैलकुलेट करने के तरीके अलग होते हैं, वो सब आगे बात करेंगे, वो सभी डेफिनेशन पे ध्यान दो। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन, एक जो फिक्स लाइन होती है कोनिक सेक्शन की, कोनिक सेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन तीनों को कोनिक सेक्शन एक साथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखा। तो डायरेक्ट्रिक्स इज द फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन। इसेंट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे स्टार लगा लेना, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यही दिखे जाएंगे तुम्हें, इसी पे दिखेंगे। इसेंट्रिसिटी, द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन। एक कांस्टेंट रेशियो होता है, उसे हम इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन कहते हैं। अब इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ 3 4 5 पॉइंट्स हैं, वो सब लिख लेना आप, ठीक है। इफ़ इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 द कोनिक इज कॉल्ड पैराबोला। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है। इफ़ इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, मतलब 1 से छोटी है, द कोनिक इज कॉल्ड एलिप्स। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। हाइपर बड़ी, एलिप्स छोटी, पैराबोला तो इक्वल है, ठीक है। हाइपर से बस ध्यान रखना, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की सबसे ज़्यादा, फिर एलिप्स आता है, मतलब फिर क्या कहते हैं, ये पैराबोला इज इक्वल टू 1 सबसे बड़ा, फिर ये सबसे छोटा, फिर ये इक्वल टू 1। बस लिख लेना है, ये तो तुम याद कर लोगे। एल इसेंट्रिसिटी अगर 1 है तो वो क्या है, पैराबोला। लेस देन 1 है तो क्या है, एलिप्स। मोर देन 1 है तो क्या है, हाइपरबोला। 0 है तो क्या, सर्कल। इसेंट्रिसिटी 0 मतलब सर्कल। सर्कल भी ऐसा होता है, 0 भी ऐसा होता है, तो समझ लेना इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 सर्कल की होती है। इसेंट्रिसिटी अगर इन्फिनिटी है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, क्या है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की है, ठीक है। ये इसेंट्रिसिटी लिख लेना और ये पॉइंट्स लिख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ पैराबोला, वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, 1, लेस देन 1, मोर देन 1 और 0। उसमें 1 टिक कर देना, 2.5 नंबर मिल जाएंगे। ये पांचों चीज़ें लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन कराने का मेरा मतलब यही था, ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ें लिखवा सकूँ, ठीक है। ये अच्छे से लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वापस से बताता हूँ, इफ़ ई इक्वल टू 1, इसेंट्रिसिटी अगर 1 है तो पैराबोला है। इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो एलिप्स है। मोर देन 1 है तो हाइपरबोला है।
इज इक्वल टू जीरो है तो सर्कल है, इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। इसका ना एक नोट बना लेना, एक नोट बना लेना कॉपी में, उसको यहाँ पे लिख देना और उसको रोज़ देखते रहना। ई इज इक्वल टू वन पैराबोला, ई इज़ लेस देन वन एलिप्स, मोर देन वन हाइपरबोला, इज इक्वल टू जीरो सर्कल, इज इक्वल टू इन्फिनिटी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। याद हो गया? बस वेरी गुड। ठीक है, अगर तुम ये लिखो ना लिखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ज़रूर लिख लेना यार, ये इंपॉर्टेंट है बस। ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बस मैंने बताया कि होता क्या एक्चुअली में, ये लिख लेना बस। बस यहाँ ना इनकी ना एक चीज़ लिख लेना, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो होता है। ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, फिक्स्ड रेट लाइन होती है। फोकस क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये तीन चीज़ें बस इसकी याद रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांस्टेंट रेशियो को क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। एक फिक्स्ड पॉइंट उसको क्या कहते हैं, फोकस। क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, और इस पे तो भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसे तो स्टार लगा के लिख लेना कहीं कॉपी में। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैराबोला पे आते हैं। पैराबोला के बारे में आपको मैंने अभी लास्ट में जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ें बताई थी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब। तो चलो पैराबोला डायरेक्टली डायग्राम से शुरू करते हैं। तो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, सॉरी ये डैश नहीं है, एक्स वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, ये है ओरिजिन। पैराबोला जो है वो एक कर्व होता है जो एक ओरिजिन जो है ना, ओरिजिन उसको टच करके जाता है, वर्टेक्स उसकी वहीं होती है। मैं बताता हूँ, जैसे एक पैराबोला ये रहा, ठीक है, ये क्या है इसकी वर्टेक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका 0,0, ये इसकी वर्टेक्स होती है। ठीक है, इसका एक फोकस होता है, जैसे हम एफ लेंगे, इसको हम a,0 लिखते हैं। ठीक है, अब इस वाले पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस वाले पैराबोला की जो इस तरफ होता है, जो जिसका मुंह राइट साइड की तरफ खुला होता है, जिसका मुंह राइट की तरफ खुला होता है, उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि क्या कहते हैं, फोकस मैंने आपको बता दिया। एक जो एक डायरेक्ट्रिक्स बोली थी मैंने, एक स्ट्रेट लाइन, वो यहाँ होती है, इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, इस वाले में इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए। इसमें क्या होती है इसकी इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसको हम x इज इक्वल टू ए लिखते हैं डायरेक्ट्रिक्स को। ठीक है, इस पूरे पैराबोला की इक्वेशन ये है, और इसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब एक पॉइंट है, मान लो एक यहाँ पे पॉइंट है, उसको हमने ले लिया पी एफ, ये एफ है, यहाँ पे एक पॉइंट है एम। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के, और वो इससे ऐसे जुड़ रहा है। तो अब मैंने तुम्हें लास्ट में ना जो बताया था, उसमें क्या बताया था मैंने, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, एक कांस्टेंट रेशियो। किसका, इन्हीं दोनों का। किसका, बताता हूँ। इसेंट्रिसिटी जो होती है वो होती है पी एफ अपॉन पी एम, पी एफ अपॉन पी एम। इसे क्या कहते हैं हम, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, क्या होती है ये, इसेंट्रिसिटी। समझ आया, इसी को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और अब मैं थोड़ा तुम्हें आगे लेके जाऊँ, तो एक और चीज़ इसमें होती है, उसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम। हाँ, याद आ गया, भूल रहा था, मैंने सोचा कुछ तो मैं भूल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे होता है लेटस रेक्टम, इसे हम लेटस रेक्टम कहते हैं, लेटस रेक्टम। ये होता है 4a के बराबर। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसको हम x इक्वल टू ए लेते हैं, वर्टेक्स 0,0 ओरिजिन से पास करता है, इसलिए ये फोकस a,0। ये एक पॉइंट है जो फोकस से दूर है, मतलब एक पॉइंट है जिसका जो रेशियो है पी एफ टू पी एम, उसको हम इसेंट्रिसिटी लिखते हैं। और सबको पता है पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी, 1। ठीक है, यही चीज़ है बस। और यही मुझे बताना था, ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं, बट इसका चलो एक काम करो, लिख लो इसका, वर्टेक्स 0,0, 0,0, फोकस a,0, और डायरेक्ट्रिक्स
इज इक्वल टू हो जाए, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू ए और x माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सेम ही है, x इज इक्वल टू ए तो a को इधर लेंगे तो x माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अगला है आपका लेटस रेक्टम, ये होता है 4a। ठीक है, ये जो सब चीज़ें मैंने बताई ना यही है, बस ये y इक्वल टू 4ax वो इस साइड होता है। अब पैराबोला चार तरह के होते हैं, एक राइट की तरफ ओपन होता है, एक लेफ्ट की तरफ ओपन होता है, एक ऊपर की तरफ ओपन होता है, एक नीचे की तरफ ओपन होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बेसिक तो बता दिया पैराबोला का कि एक्चुअली में होता क्या है, इसकी क्या होती है। अब इसके जो चार तरीके होते हैं ना वो बता देता हूँ। जो इस तरफ होता है उसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका सब ये सब है, बता चुका हूँ मैं, ये हो गया पहला। जो दूसरा होता है वो लेफ़्ट साइड ओपन होता है, वो क्या होता है, ऐसे होता है। इसकी क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होती है, इसकी किधर होती थी, इधर। इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होती है। आया समझ में, समझ आ रहा है। ठीक है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होती है। ठीक है, इसका जो फोकस होता है वो इधर होता है, -a, 0। ठीक है, वर्टेक्स सेम होती है, 0, 0। ठीक है, लेटस रेक्टम यहाँ होता है, समझ रहे हो। ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब तीसरे वाले पे आते हैं, एक होता है ऐसा ऊपर की तरफ, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्योंकि ये y की तरफ ऊपर उठ रहा है ना, ये था x की तरफ, पॉजिटिव x की तरफ, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव 4ax। ये था नेगेटिव x की तरफ, तो ये था वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ये है ऊपर की तरफ पॉजिटिव y जो होता है, ये पॉजिटिव y होता है ना, तो ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और एक और होता है ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये बस मैंने डायग्राम और ये इक्वेशन बताई हैं, अभी आगे जाके इनको थोड़ा और बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। बस ये याद रखना, राइट की तरफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेफ्ट की तरफ वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ऊपर की तरफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होता है। नीचे की तरफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होता है। ठीक है, समझ आ गया। ये मेन ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रख लेना। अगर तुम्हें ये चीज़ें याद होगी ना तो तुम या इस तरफ हो या उस तरफ हो या नीचे हो, कहीं भी हो, तुम आराम से पता कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आई एम सॉरी गाइस, एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हुई है। वो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए नहीं होता, ये x इज इक्वल टू -a होता है, और ये x प्लस ए इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो इस वाला है, तो ये x इक्वल टू क्या होता है, -a। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। आई होप आप माफ़ कर दोगे। ठीक है, करेक्शन कर लेना। ये डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो x इक्वल टू ए इस साइड वाले के लिए नहीं होती है, वो मैं आगे बताता हूँ। आगे जो चार डायग्राम्स हैं उन सबका ये सब लिखूँगा, तो आप वहाँ पे देख लेना। बट जो राइट से ये इस तरफ होता है उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू -a और x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी सब तो सही था, बस मैं डायरेक्ट्रिक्स में थोड़ा गलती इंसान से ही होती है यार, मैं भी इंसान हूँ, तुम्हारा पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये लिख लेना, आगे बढ़ते हैं। सो वेलकम बैक। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो यार आगे बढ़ने से पहले ना मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था ना लास्ट में, इस राइट वाले को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बोलते हैं, उसकी वर्टेक्स ये होती है, फोकस ये होता है, डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू -a, लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 है, इक्वेशन ऑफ एक्सेस वाई इक्वल टू 0। जो लेफ्ट साइड होता है उसका भी वर्टेक्स 0, 0, उसका फोकस चेंज हो जाता है, वो होता है -a, 0। डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है चेंज, ठीक है, ये हो जाती है x इक्वल टू a। ठीक है, और ये तो सेम रहता है, ये 4a रहता है सेम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम रहता है, और ये जो इक्वेशन ऑफ एक्सेस है ये दोनों के लिए सेम रहती है, ये होती है y इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। मैं ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये ड्राइंग वगैरह अच्छे से नहीं लगा रहा हूँ। ये वही है यार, ये यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये वाला वो ये P हो गया, यहाँ F होता है, यहाँ M, वी पी एफ अपन पी एम इक्वल टू ये वाला। मैं ज़्यादा टाइम डायरेक्ट ड्राइंग में नहीं लगा रहा हूँ, बिकॉज यार बाकी चीज़ें भी हमें करनी है जल्दी कवर। अब इस वाले पे आते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पे। इसका ये होता है, ठीक है, इसका फोकस होता है यहाँ पे 0, a, वर्टेक्स सेम 0, 0, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होती है, ये होती है आपकी y इक्वल टू -a। हाँ, y इक्वल टू -a होती है इसकी। ठीक है, इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सेस जो होती है वो
एक्स इक्वल टू ज़ीरो होती है। इन दोनों में इक्वेशन ऑफ एक्स इज वाई इक्वल टू ज़ीरो होगी। इन दोनों में ये वाई वाले जो होंगे ना ऊपर नीचे वाले, इनमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस वो होगी। जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ। वर्टेक्स 0,0, फोकस 0,a और डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू -a और क्या था, लेटस रेक्टम, वो तो 4 ही रहेगा, ठीक है। और क्या था, और क्या बताना था इसमें, बस ये 4 होते हैं और एक ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो मैंने बताया था। ये इसके लिए जो होता है ऊपर नीचे के लिए जो होता है वो x इक्वल टू 0। देखो लेफ्ट राइट के लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू 0 होती है, ऊपर नीचे के लिए ये होती है। ये जो नीचे वाला होता है, अब इसमें भी यार तुम बोलोगे कि यार ड्राइंग ये लेटस रेक्टम हो गया LR, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये लेटस रेक्टम हो गया। यहाँ पे एक वो बना लो P, ये F हो गया, ये M हो गया। ये निकाल दो यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये ऐसे PF अपॉन PM इक्वल टू E इक्वल टू 1, ठीक है। ये सब तो तुम ड्राइंग तो तुम सीख ही गए होगे यार। मैं तो बस तुम्हें ना ये सारी चीज़ें एक बार बता रहा हूँ कि होता क्या है, बस एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ पैराबोला की। ये होता है y² इक्वल टू -4ax, ये होता है x² इक्वल टू 4ay। अब एक जो नीचे वाला होता है ना, इसकी भी वर्टेक्स सेम, इसका जो फोकस है वो चेंज हो जाता है, 0,- हो जाता है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ जाती है, डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है y = a, ठीक है। इसका ठीक है, ये हो जाता है। ये इसकी लेटेस्ट रेक्टम आ जाती है यहाँ पे, जो सेम रहती है 4a, ठीक है। ये वर्टेक्स है यहाँ पे, ये फोकस है यहाँ पे। अब यहाँ से मान लो तुमने ये यहाँ से खींचा, यहाँ पे ले आए, परपेंडिकुलर डाल दिया, ये P हो गया, ये F है, ये M हो गया। तो समझ के इसका वर्टेक्स 0,0, फोकस 0,-a, डायरेक्ट्रिक्स हो गई आपकी। सोचो क्या हुई डायरेक्ट्रिक्स, अब तुम सोचो क्या होगी। यहाँ पे क्या थी, -a थी, बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कहाँ था, नेगेटिव में लाई कर रहा था, अब डायरेक्ट्रिक्स कहाँ लाई कर रहा है ऊपर, तो y = a। अब लेटस रेक्टम सेम 4a, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताया था ना ऊपर नीचे वाले के लिए क्या होती है, x = 0। यार ये बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें बनाया है, रफ डायग्राम्स है, बट आई होप इट हेल्प्स। ये होती है आपकी x² = -4ay, ठीक है। ये चीज़ है, ये सीन है, ठीक है। जल्दी से पैराबोला समझ लो, कुछ नहीं है पैराबोला में, बहुत इजी चीज़ है। बस लेटस रेक्टम याद रखना, क्या कैसे, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, ये 3 चीज़ें याद रखनी है तुम्हें। वर्टेक्स तो 0,0 होती है। अब क्वेश्चंस करेंगे ना तो तुम्हें और मज़े आएंगे, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे, इनमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या मतलब कहाँ क्या होता है, ई क्या होता है, एसेंट्रिसिटी तो 1 ही होगी सबकी क्योंकि पैराबोला है। अब तुम समझ गए होगे x² = -4ay, तुमसे कोई बोलेगा तो तुम्हारे दिमाग में ये पता चल जाएगा कि वो नीचे वाला है, मतलब ये वाला है, ऐसे वाला। y² = -4x लेफ्ट साइड, ये राइट वाला y² = 4x, ऊपर वाला x² = 4ay, नीचे वाला x² = -4x, ठीक है। एक और बार देख लो, समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, पैराबोला जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, इजी सा है। चलो अब बहुत बेसिक हो गया। अब कुछ 4-5 क्वेश्चन पैराबोला के देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला x² = 6/r। अब इसमें हमसे क्या पूछा उसने, उसने हमसे पूछा है फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब कैसे पता चलेगा, पहली बात तो पैराबोला देखो कौन सा है, x² = 6y, x² = 6y, कौन सा वाला रिजेंबल करता है ये, x² = 4ay। ये वाला कौन सा था, अपवर्ड वाला था ना, याद करो, x² = 4ay ये वाला था। तो एक काम करते हैं, हमें इतना तो पता चल गया x² = 4ay ये है, तो इसका वो क्या था, क्या कहते हैं इसका, फोकस क्या होता था, 0,a होता था, ठीक है, सिंपल। तो इसका हमें फोकस पता है 0,a होता है, लेकिन हमें a कहाँ से फाइंड करना है, a कहाँ से मिलेगा, फोकस तो हमें पता चल गया 0,a होता है, लेकिन इसका a कैसे फाइंड करें। तो याद क्या होगा तुम्हें, x² = 4ay इक्वेशन होती थी, और यहाँ क्या दे रखा है, x² = 6y, तो मतलब 4a = 6 दे रखा है, ठीक है। तो a = क्या हो गया, 6/4,
टू 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 ज़ा टू थ्री ज़ा, ए क्या हो गया 3/2। तो फोकस क्या आ गया आपका, फोकस हो गया 0,3/2। चलो फोकस तो तुम्हें मिल गया। तुमने क्या किया था, x² = 6 पाया था, तुम पता चल गया हाँ यार ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका फोकस होता है 0, ए निकालने के लिए हमने 4a = 6 रखा तो ए आ गया 3/2। फोकस हमारा मिल गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी यहाँ पे होगी। तो इस वाले पैराबोला में अगर इक्वेशन यहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, तो ये क्या होती थी, y = -a होती थी, नहीं होती थी ना। तो ए तो हमें पता चल गया, ए क्या है 3/2। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, y = -a। तो ए क्या है 3/2, तो -3/2। आंसर ये रहे, डायरेक्ट्रिक्स ये रही, फोकस ये रहा। ऐसे करके क्वेश्चन अगर आपको देगा, इक्वेशन दे देगा, बोलेगा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बता दो, सीधा बता देना। एक और इसी में एक और चीज़ बता दो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, दिमाग लगाओ। मैंने क्या बोला था, ये जो ऊपर नीचे वाले होते हैं इनकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होती है, x = 0। बात खत्म। कुछ भी पूछ लेगा आराम से बता दोगे, मेनली फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ही पूछता है, ठीक है, बिकॉज वर्टेक्स तो 0,0 होता ही है। लेटेस्ट रेक्टम पूछेगा तो 4 × a कर देना। लेटेस्ट रेक्टम पूछेगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो क्या होता है 4a, तो मतलब 4 × 3/2, 2 तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, चारों चीज़ें मैंने करके बता दी हैं, ऐसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग सा है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें वही फाइंड करना है, वर्टेक्स और फोकस फाइंड करना है, लेकिन इसमें हमें ऐसे नहीं दे रखा है y² = 4ax या 4y² = 4ay, ऐसे डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दे रखी है सॉरी, इसमें हमें डायरेक्ट ऐसी इक्वेशन नहीं दे रखी है, इसमें हमें एक पूरा ना वो दे रखा है, क्या कहते हैं, एक इक्वेशन दे रखी है जिसको सॉल्व करके हमें ना पैराबोला फॉर्म में लाना है, मतलब इस वाले फॉर्म में लाना है, ये y² = 4x वाली फॉर्म में। अब कैसे लाएंगे, जब भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन दी हो तो उसमें सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पहले तो उस इक्वेशन को अच्छे से लिख लो, 5 - 4y - 4x - 8 = 0। उसके बाद क्या करो, जितने भी y के टर्म्स हैं उनको एक साइड रहने दो और बाकी सारा भेज दो उस साइड। y² - 5 - 4y, इसको तो यहीं रहने दो, जो बाकी ये दोनों इसको उस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा 4x + 8 हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, पहला स्टेप क्या किया हमने ये लिखा, दूसरे स्टेप में y और बाकी सारे टर्म्स को दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, जो y² - 4y है ना, इसका एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ता है। अब कैसे बनाओगे, सोचो कैसे बनाओगे, ये अगर मान लो y माइनस समथिंग का, जैसे y - 2 का होल स्क्वायर बनाना होगा तो कैसे हो, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, y² + 4y - 4y सॉरी, a² + b² - 2ab। लेकिन सिर्फ हमें ये दिया हो y² - 4y, ठीक है, ये तो भूल जाओ। अगर हमें सिर्फ ये दिया हो तो इससे हमें कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, y² माइनस ये जो बीच वाला टर्म होता है ना, ये जो होता है 4y, इसको हाफ कर दो, मतलब इसका हाफ क्या होगा, सोचो 2, y माइनस ये स्क्वायर नहीं होगा, y इसका y - 2 का होल स्क्वायर, ये सिंपल आंसर यही होता है। क्या करना है, अगर आपको ये दे रखा है y² - 4y या फिर कुछ भी दे रखा है जिसको आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो उसका आपने क्या करना होता है, जो ये उधर होता है ना, ये इसका हाफ कर दो, बस बात खत्म। मतलब y - 4 का हाफ 2 का होल स्क्वायर, बात खत्म, सीधी बात। इसको ओपन करोगे ना, तो इसको ओपन करने के बाद क्या आएगा, इसको ओपन करने के बाद क्या आएगा, इसको ओपन करने के बाद आएगा y² - 4y + 4 = 4x + 8। तो 4x + 8 था, इक्वल टू में चल ही रहा है, लेकिन हमने एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे हमने 4 ऐड किया है, क्या किया है 4 ऐड भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल भी तो करनी है ना भाई, यहाँ पे तो चलो इक्वल चल रहा था, यहाँ तक तो इक्वल था। उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगाया, इसका हाफ करके जो स्क्वायर है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y² - 4y + 4 = 4x + 12। इसको वैसे ही लिख दो, y - 2 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर = 4x + 12, ठीक है। अब इसमें ना 4 कॉमन ले लो, y - 2 का होल स्क्वायर = 4x + 3 हो गया, ठीक है। अब अगर तुम थोड़ा बहुत ध्यान से देखो तो ये क्या लग रहा है, y² = 4ax नहीं लग रहा,
y-2 को बड़ा वाला y मान लो और x+3 को बड़ा वाला x मान लो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया y² = 4x। हुआ नहीं हुआ? हो गया ना? तो हम इसको, ये वाली जो टर्म थी उसको यहाँ तक तो लेके आ गए। इसके बाद हमसे उसने क्या पूछा? वर्टेक्स और फोकस। चलो पहले वर्टेक्स निकालते हैं, ठीक है। वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर तुम यहाँ तक ले आओगे ना तो सिंपल तुम्हें वर्टेक्स अपने आप दिख जाएगी। कैसे? ये जो y-2 है ना और ये जो x+3 है, इन दोनों को ना 0 से इक्वेट करना होता है। कैसे करना होता है मैं बताता हूँ। ये जैसे y-2 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 4x+3। जब तक जैसे ही हम यहाँ वाले इस फॉर्म में ले आएंगे तो क्या करना है? y-2 = 0, x+3 = 0। क्या हो जाएगा ये? y = 2, x = -3। ये आपकी हो जाएगी वर्टेक्स, ठीक है। ये सिर्फ वर्टेक्स का बता रहा हूँ मैं, ये वर्टेक्स के लिए है। वर्टेक्स के लिए क्या करना है? जहाँ पे जैसे ही तुम यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आने के बाद डायरेक्ट तुम्हें कुछ नहीं करना है। उसके बाद सिर्फ तुम्हें इसको 0 से इक्वेट करना है और इसको 0 से इक्वेट करना है, आंसर आ जाएगा। तो वर्टेक्स क्या हो गई? 2, -3। ठीक है, वर्टेक्स हमें पता चल चुकी है। अब हमसे बोल रहा है यार फोकस भी तो बताओ। फोकस कैसे बताओगे? हमने बोला ईजी है, फोकस बता देंगे। तो अगर हम यहाँ से कंटिन्यू करें तो ये क्या था? y² = 4x, ठीक है। एक्चुअली में इक्वेशन क्या होती है? y² = 4ax, ठीक है। और ये वाला कौन सा पैराबोला होता है? राइट वाला। और इसमें जो ये होता है वो क्या होता है? a,0 होता है ना? होता ही नहीं होता a,0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? y² = 4x में ये होता है, इसका ये होता है a,0 होता है इसका फोकस। फोकस कैसे निकालेंगे? हमें a चाहिए। a कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। तो मतलब 4x जो है, ये बड़ा वाला 4x जो है वो 4ax के बराबर है। बात समझ रहे हो मेरी? कैसे क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? मतलब यार जैसे हमने यहाँ पे जो किया था यार, यहाँ पे नहीं किया था क्या? ये x² = 4ay दे रखा था, तो हमें a निकालना था, तो हमने 4 = 6 कर दिया था। तो सिंपल है, यहाँ पे 4 दे रखा है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? डायरेक्ट 4 = 4a कर दिया। तो एक 4 कर दिया तो क्या हो गया? a क्या आ गया? 1। a = 1 आ गया और ये कॉमा में 0 होता है, तो मतलब क्या हो गया? ये फोकस 1,0 नहीं हुआ है अभी। नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करना। ये हमने किसके बेसिस पे लिया था? ये हमने किसकी जगह लिया था उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना। हमने y² किसको माना था? y-2 को। तो मतलब y-2 का होल स्क्वायर = 4x+3 लिखा था हमने, ये लिखा था, यही तो माना था ना हमने। y-2 को बड़ा x और y+3 को बड़ा x मान लिया था। उसके बाद हमने ये y² = 4x डाला तो a = 1 आया। a = 1 कब आया? जब हमने यहाँ पे 4 डाला, ठीक है। अब एक काम करो, हमें इतना तो पता चल गया है कि जो फोकस है ना वो ये x की तरफ बनने वाला है, a,0 है। तो y-2 ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? a,0 है, y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। और ये जो x+3 है ये = में क्या आ जाएगा? 1। क्यों? यहाँ a तो है लेकिन a हमने क्या फाइंड किया? 1। सिंपल। तो x = क्या हो जाएगा? -2, y = 2। फोकस हो जाएगा आपका -2, 2। ये फोकस है और वर्टेक्स हो जाएगा 2, -3। ये आएगा आंसर, ठीक है। एक और बार समझा दूंगा, पहले एक बार ना तुम ऊपर से नीचे तक खुद देख लो। इक्वेशन दी थी, इक्वेशन ली, एक तरफ y किया, बाकी सारे एक तरफ, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, ये इक्वेशन तक आई। यहाँ इक्वेशन आने के बाद हमने वर्टेक्स निकाल लिया। कैसे निकाला? इसको और इसको 0 से इक्वेट कर दिया। उसके बाद हम डायरेक्टली फोकस निकालने के लिए इक्वेट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया? y-2 को बड़ा वाला y ले लिया, x+3 को बड़ा वाला x ले लिया। उसके बाद हमने उनको ना ऐसे लिख दिया, y² = 4x। a निकालने के लिए हमने क्या किया? जैसे पिछली बारी में क्या था, 4 = 4a रखा तो a = 1 आ गया, ठीक है। अब a = तो 1 आ गया, लेकिन (0), मतलब a = तो 1 आ गया, लेकिन जो फोकस होता है वो तो a,0 होता है। तो मतलब a,0 मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो है इसको इससे इक्वेट करना है, इसको 0 से इक्वेट करना है फॉर फोकस। फॉर फोकस हमने क्या करना है? यहाँ तक पहुँचेंगे,
इन दोनों को मान लो एक सब्स्टिट्यूट कर देंगे y और x में, बड़े वाले y और x में, कैपिटल Y x में। उसके बाद वहाँ से हम a निकालेंगे। फिर जो a आएगा उसके बाद a इक्वल टू 1 और ये a इक्वल टू 1 और a कॉमा 0 तो फोकस है अपना। तो जो ये है इसको a इक्वल टू 1 मतलब इसको 1 से इक्वेट करेंगे और इसको 0 से, क्योंकि a कॉमा 0 है। ठीक है, हमें एक ही फोकस चाहिए भाई, ऐसा नहीं है, मतलब एक ही फोकस होता है। तो y माइनस 2 को हम 0 से इक्वेट करेंगे कॉज a कॉमा 0 है, और x प्लस 3 को हम 1 से इक्वेट करेंगे कॉज हमने यहाँ पे a निकाला था, और यहाँ पे क्या होता है 4ax होता है। तो यहाँ पे a हमने निकाला था a इक्वल टू 1, तो x प्लस 3 को हम, अरे सिंपल समझो यार, हमने यहाँ तक किया, इन दोनों टर्म्स को y x में डाला, इससे हमने a निकाला, a क्या आया 1 आया। फिर सिंपल है, जो 1 आया है उसको इससे इक्वेट करेंगे और इसको 0 से इक्वेट करेंगे, सीधा आपका फोकस आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। मुझे पता है इसमें तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, बट फिर भी एक बार देख लो कैसे क्या करना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, समझ आ जाएगा अच्छे से। और चलो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया था, यहाँ तक थोड़ा बहुत दिमाग आ गया था। अब ये तो फोकस हो गया। ये वर्टेक्स 2, -3 नहीं होगी यार। मैं एक चीज़ बताना, मतलब एक चीज़ मैंने भी एक मिस्टेक यहाँ पे कर दी। y इक्वल टू 2 आया था और x इक्वल टू -3 आया था, तो हम हमेशा ना x y की टर्म में लिखते हैं। तो ये एक्चुअली में ना -3, 2 होगा। नॉट अ बिग मिस्टेक, जस्ट नॉर्मल छोटी सी चीज़ थी, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस वर्टेक्स आ गया आपका -3, 2, फोकस आ गया -2, 2। अगले क्वेश्चन में बता देता हूँ, एक और बार समझा देता हूँ। मुझे पता है यार तुम्हें नहीं समझ आया होगा, और कोई बात नहीं यार, मैं समझता हूँ ये चीज़ मुझे समझने में भी देर लगी थी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक और बार समझ लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इस बार जो इक्वेशन दी है, इस बार जो इक्वेशन है वो है हमारी एक्स के टर्म में, मतलब एक्स स्क्वायर के टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ना तुम्हें समझ आ जाएगा इसको, और पिछले वाले क्वेश्चन को जब मैं रिलेट करूँगा ना तो तुम समझ जाओगे कैसे। अब इसमें भी हमें वही निकालनी है, वर्टेक्स और फोकस, ये दोनों चीज़ें ही निकालनी है, इसमें भी सेम चीज़ निकालनी है। अब इसमें कैसे निकालोगे, आंसर में क्या करना है, जैसे हमने वाई स्क्वायर और उस सबको एक साइड लिया था क्योंकि वहाँ पे एक वाई स्क्वायर था, इसमें हमें एक्स स्क्वायर का जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हम एक्स की सारी टर्म्स लेफ्ट में ले लेंगे, एक्स स्क्वायर -3x, और बाकी सब राइट में भेज देंगे। तो राइट में क्या जाएगा -2y, और ये -5 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ करके ऐड करना पड़ेगा। इसका हाफ क्या होगा, -3 का हाफ क्या होता है -3/2। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 9/4। तो इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ता है, जो इक्वेशन है उसका जो मिडल टर्म होता है उसका हाफ करके आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका हाफ किया, उसका स्क्वायर करके 9/4 आया, तो यहाँ पे 9/4 ऐड करो, 3x प्लस 9/4। अगर इस साइड ऐड किया है तो सामने वाली साइड भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगी ना इक्वेशन, प्लस 9/4। ठीक है, जैसे यहाँ पे नहीं किया था हमने, यहाँ पे देखा था ना हमने किया था, यहाँ पे 4 किया था तो यहाँ पे भी 4 ऐड किया था, सेम चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इन दोनों को सॉल्व तो कर लेंगे, पहले यहाँ पे आते हैं। अब ये क्या बन रहा है, ये क्या बनेगा, a² प्लस b² -2ab। तो ये क्या बनता है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, और इधर क्या बन रहा है -2y। करके देख लेना क्यों बन रहा है, तुम्हें भी पता है, क्योंकि ये a² है, ये b² है, -2ab है, -2ab, ये 3x है। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ये -2ab जो है वो 3x है, -3x। बात समझ आ गई होगी यार, इतना तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करना होता है। एक्स स्क्वायर है, इसका जो है उसका हाफ हमें स्क्वायर करके ऐड करना होता है। जो हाफ ऐड किया ना वही यहाँ पे लिखते हैं ना, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे यही आएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर है यार। आई होप तुम्हें आता होगा, बट फिर भी नहीं आता तो फिर भी मैंने एक बार बता दिया। x² -3x को अगर तुम्हें वो करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तो इसका हाफ करके स्क्वायर यहाँ पे ऐड करना है और सामने वाली वैल्यू करना है ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है, बाकी तुम यार कंप्लीटिंग स्क्वायर तुम्हें आता है, मुझे भी पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका इक्वेशन, इसका अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा -11/4 आ जाएगा, -20 + 9 -11/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका तो हमें आ गया, ये हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया, चलो -2 कॉमन ले लेते हैं।
-2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या है वाई, माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे 11/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, तुम बताओ 11/2 होगा क्या होगा, बताओ 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 बताओ, सोचो 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 क्या होगा। 22/8 होगा, नहीं 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 11/8, सॉरी माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक, गलती। 11/8 होगा। 11/4 का हाफ क्या होगा, 11/8 होता है। ठीक है, नीचे वाला डबल हो जाता है, सिंपल। भूल गया था मैं एक बारी के लिए, मैं सोच रहा था पता नहीं 22 पता नहीं क्या, बुढ़ापा आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें हमने -2 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया -2 वाई प्लस 11/8। अगर अब तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो कैसी बन रही है, x² इक्वल टू -4ay वाली जैसी वाई आ रही है, नहीं आ रही, x² -4ay वाली वाइब आ रही है, नहीं आ रही है यार, मुझे तो बहुत तगड़ी ऐसी वाइब आ रही है, तुम्हें पता नहीं। इसको हम कैसे लिखते हैं, x² -4ay को ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला होता है ये, ठीक है। x² -4ay का पैराबोला कैसा होता है, डाउनवर्ड। तो ठीक है, ये तो बस मैंने तुम्हें हिंट दे दिया। अब इससे तुम्हें हिंट से क्या पता चल रहा है, इसका पैराबोला कहाँ बनेगा, इसका मतलब फोकस कहाँ पे होगा, 0, -a। कहाँ पे होगा, 0, -a। इसका फोकस कहाँ होता है, 0, -a पे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, x-3/2 को ना, सॉरी कैपिटल X में ले लेते हैं, x-3/2 को कैपिटल X मान लेते हैं, और ये जो है y+11/8 को कैपिटल Y मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको ना इन दोनों की टर्म्स में लिखते हैं, कैसे आएगा, x² माइनस इक्वल टू -2y, यही आएगी टर्म। ठीक है, बिकॉज x², अब हमने इन दोनों को इनकी जगह सब्स्टिट्यूट करके ये आ गया। अब मुझे इसका ना वो फाइंड करना है a, इसका a कैसे फाइंड करोगे, जैसे मैंने पहले वाली क्वेश्चन में बताया था, x² इक्वल टू अगर 6x है तो इसका a कैसे फाइंड किया था हमने, ये x² इक्वल टू 4ay से अगर हमने इसको मैच किया था, x² इक्वल टू 4x 6x भी हो गया, 6y को ना, x² इक्वल टू 6y था, इसको x² इक्वल टू 4ay से मैच किया था तो 4a इक्वल टू 6 आ गया था, तो a इक्वल टू 3/2 आया था। वैसे ही हमें करना है, x² इक्वल टू -2y है, तो इस -2 को हमें किससे वो करना है, 4a से, 4a इक्वल टू -2। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन क्या होती है, x² -4ay होती है। ठीक है, तो -4a को, ठीक है -4a को हमने -2 से इक्वेट किया, नेगेटिव नेगेटिव कर गया, a इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। ठीक है, a तो 1/2 आ गया। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बोली थी, बहुत प्यारी चीज़ थी, क्या थी वो, अभी मैं वर्टेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ यार, वर्टेक्स तो ईजी है, वर्टेक्स तो तुम्हें पिछली बारी में ही समझ आ गया होगा क्या करना है। अभी मैं फोकस पे ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज फोकस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब हमने यहाँ से इसको सॉल्व करके a तो निकाल लिया, लेकिन a कैसी टर्म्स में है, 0, -a में, तो फोकस किस टर्म में आएगा, 0, -a में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, 0, -a में। समझ आ गया, समझ आ रहा है, आई होप आपको समझ आ रहा है यार, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, समझ जाओगे। ठीक है, 0, -a में आ रहा है, तो ये कौन सा होता है, एक्स एक्सिस वाला होता है या वाई एक्सिस वाला होता है, तो इसमें एक्स एक्सिस वाला कौन सा है, ये वाला पार्ट है। चलो अब ये जो लिखा था हमने ना, डायरेक्टली पहले लिख लेते हैं, इसको क्या लिखा था, x-3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 y प्लस 11/8। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमने फोकस क्या निकाला, फोकस क्या आएगा, 0, से आएगा, मतलब ये जो है वो 0 होगी, एक्स एक्सिस पे 0 आएगा और ये वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें लास्ट में क्या बताया था कि जब भी अगर तुम्हें ये मिल जाए, ए मिल जाए, इसको सॉल्व करके ए मिल जाए, तो ये सब लॉजिक मत लगाना, डायरेक्ट क्या करना है तुम्हें, इसको ये जो आता है दूसरी साइड वाला, इसको ए से इक्वेट करना है, ए हमारा क्या है 1/2 है, और इसको 0 से इक्वेट करना है, कैसे, x - 3/2 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3/2 आ गया। ठीक है, अब y प्लस 11/8 को 1/2 से इक्वेट करना है, फिर y क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 11/8। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। ठीक है, इसका एलसीएम 8 आएगा, तो 4 - 7/8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है,
आई होप समझ आ रहा है यार, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ये आएगा x इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू -7/8। तो इसका फोकस जो आएगा ना, फोकस हमने जो हार्ड पार्ट है वो हमने निकाल लिया, 3/2 -7/8, ये आ गया इसका फोकस। अब इसका वर्टेक्स निकालने के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये इसका वर्टेक्स तो ईजी होता है, इक्वेशन है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर लेके यहाँ तक अगर तुम ले आए ना कंप्लीटिंग स्क्वायर, दोनों को 0 से इक्वेट कर दो, वर्टेक्स आ जाएगा। तो हमने इस दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं, x - 3/2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x - 3/2 क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3/2, ठीक है। और y + 11/8 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो y क्या आ जाएगा, -11/8। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 3/2, -11/8, ये हो गया वर्टेक्स, ठीक है। समझ आ रहा है, यही चीज़ है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यार आपको समझ आया है, कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं होगी, ठीक है। हुई भी होगी तो यार कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत झेल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी यार, एक और छोटी सी ना गलती से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है यार, बस कुछ नहीं है, बस तुम्हें छोटा सा कनेक्शन करना है। इसको ना यार हमें ना -a से इक्वेट करना था, बिकॉज -a से इसलिए बिकॉज हमें -a चाहिए था ना, तो इसे यहाँ से -1/2 से इक्वेट करना था, और -1/2 से इक्वेट करेंगे ना तो -1/2 -11/8 हो जाएगा, तो -15/8 होना चाहिए, ठीक है, -15/8 होना चाहिए, यही आएगा। सॉरी यार, मेरी गलती, आज पता नहीं क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। इसे, अरे मैं एक चीज़ भूल गया था यार, कॉज हमें ना ये -0, -a चाहिए ना, तो इसलिए हमने इसे -a से इक्वेट करेंगे, मतलब -1/2 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। ये सीन है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। जो भी यार हमें फाइंड करना होगा ना, उसी को हम ना उसी हिसाब से लेंगे। अगर वहाँ पे 0, a फाइंड करना होता ना, 0, a फाइंड करना होता तो हम इसको ना +1/2 से इक्वेट करते, जैसे हमने पहले किया था। लेकिन यहाँ पे -a कॉमन लेना है, मतलब -a से इक्वेट करना है, तो इसलिए हमने -1/2 से इक्वेट किया। एक और बार ना मैं एक बार रिपीट में समझा देता हूँ दोनों क्वेश्चनों को, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। बाकी सारे पैराबोला के क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, बस ये टाइप के जो होते हैं ना वो थोड़े दिक्कत देते हैं, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ। तो यार मैंने सोचा था, सॉरी, कि एक बार वापस से ना आपको वाले क्वेश्चन ना रिवाइज़ करा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ वापस से, ताकि ना यार ये क्वेश्चन आपको तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आप ना इनको अपने आप लिखोगे। भले ही सॉल्व मत करो, पर जैसे जैसे मैंने लिखा है ना वैसे वैसे हर स्टेप लिखो, हर स्टेप देखो कि करा क्या था, फिर सोचना मैंने क्या किया था। जब तक आप ऐसे ये दोनों क्वेश्चंस को 3 से 4 बार नहीं कर लोगे, नहीं लिख लोगे, तब तक ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार बताता हूँ वापस से किया क्या था। हमसे पूछा था वर्टेक्स और फोकस फाइंड करना है पैराबोला का, जिसकी इक्वेशन दी थी ये। अब मैंने आपको बोला सबसे पहले इस इक्वेशन का क्या करना था, सबसे पहले उस इक्वेशन को जैसे तैसा है वैसे लिखना है। उसके बाद जिस फॉर्म में है ये y² वाले फॉर्म में, तो y² और जो y वाले सारे टर्म्स एक साइड, बाकी सारा एक साइड। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ना एक स्क्वायर फॉर्म में लाना था, मतलब होल स्क्वायर वाले फॉर्म में। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखा था कि ये जो होता है इसका हाफ करके जो स्क्वायर है वो ऐड और माइनस करते हैं, मतलब ऐड करते हैं और दूसरी साइड भी ऐड करते हैं। ऐड और माइनस तो सॉरी, ऐड और माइनस जब करते हैं जब सामने कुछ ना हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने यहाँ पे इसको हाफ़ करके ऐड करते हैं, और यहाँ पे भी हाफ़ करके जो स्क्वायर है उसको ऐड करते हैं। और यहाँ पे भी जैसे 4 का क्या हाफ़ होता है 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया, ठीक है। वापस से बताता हूँ, इक्वेशन को सेम लिखा, वाई टर्म्स को एक साइड, होल स्क्वायर बनाया, कैसे बनाया, ऐसे बनाया, इसका हाफ करके स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड किया, सामने भी ऐड किया, ठीक है। उसको फिर इस टर्म में लिखा, उसके बाद उसको यहाँ तक लेके आए हम, ये किस टर्म में हो गया, y² = 4ax वाली फॉर्म में आ गया। अब जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचोगे, यहाँ तक पहुँचते ही आपको वर्टेक्स मिल जाएगा। कैसे, इसको और इसको 0 से इक्वेट कर देना है। क्या करना है, यहाँ तक आते ही जैसे ही आपने ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करके y² = 4x वाली फॉर्म दिखे, वैसे ही क्या करना है आपको, ये y-2 और x+3 को 0 से इक्वेट कर देना है, और आपका वर्टेक्स आपको आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया, y-2 और x+3 को जब हमने इक्वेट किया तो y = 2 आया और x = -3 आया। ये वर्टेक्स 2, -3 नहीं होगा, ये वर्टेक्स होगा -3, 2, बिकॉज हमेशा एक्स वाई फॉर्म में लेते हैं हम, ना कि वाई एक्स में। तो ठीक है, वर्टेक्स आया -3, 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये y-2 को और x+3 को हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे y-2 को हमने x मान लिया
और x+3 को y-2 को हमने y मान लिया कैपिटल Y, x+3 को x मान लिया। उसके बाद इसको हमने पूरा कैपिटल Y माना, इसको पूरा कैपिटल X माना, तो इसको हमने लिख दिया y² = 4x। अब y² = 4x को जब हमने इस वाले टर्म से इक्वेट किया y² = 4ax, तो 4a = 4 आया, ठीक है। y² = 4x को जब हमने इस वाली इक्वेशन से इक्वेट किया तो 4a = 4 आया, a = 1 आया। जैसे ही आपका यहाँ पे a = 1 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ये राइट साइड में जो भी ये टर्म होती है उसको हमें इस a से इक्वेट करना होता है, मतलब x+3 = 1 करना होता है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि टर्म कैसी है। ये y² = 4x की टर्म है, तो y² = 4ax की टर्म में क्या होता है, पैराबोला राइट की साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन होती है, a, 0, ठीक है। क्या इक्वेशन होती है, a, 0, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे प्लस a, 0 है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, -a, 0। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव a, 0 है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइड वाला होता वो तो चलो मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा। अब ये a = 1 हमने यहाँ से फाइंड किया, कैसे, y-2 को कैपिटल Y रखा, इसको ये रखा, फिर ये जो हमने ये सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बनाई उसको हमने जब ये 4a से इक्वेट किया तो a = 1 आ गया, ठीक है। अब हमारा a = 1 आ चुका है, लेकिन वो इस इक्वेशन का है, वो इस इक्वेशन का आया है। इस इक्वेशन को फिर हमने वापस से इस वाली फॉर्म में लिखा। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, बस एक स्टेप ध्यान रखना, जैसे ही आप यहाँ तक पहुँच जाओ और आपको a मिल जाए, यहाँ से जैसे ही आपको a मिल जाए, a = 1 मिल जाए, कुछ नहीं करना, इसको वापस वैसे ही लिखना है। ये जो चीज़ है उसको इससे इक्वेट कर देना है, कैसे, x+3 = 1 कर देना है और y-2 को तो 0 से इक्वेट कर देना है। जो भी लेफ्ट साइड में ये टर्म होगा उसको 0 से इक्वेट करना है, जो भी राइट साइड में ये टर्म होगा कोएफिशिएंट के साथ वाली जो ये टर्म होगी, सिर्फ ये x+3 को 1 से इक्वेट कर देना है। ऐसे करके आपका फोकस आ जाएगा, और वर्टेक्स तो हमने पहले निकाल ही लिया था, तो वर्टेक्स -3/2 और फोकस -2,2, ठीक है, -3,2 -2,2। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही किया था हमने। इसमें भी हमें वर्टेक्स और फोकस फाइंड करना था। हमें ये इक्वेशन दी थी, हमने सबसे पहले इक्वेशन को लिखा किस फॉर्म में, x²। अब ये इक्वेशन हमें x² की फॉर्म में थी, तो हमने x के सारे टर्म्स एक साइड लिखे, दूसरे बाकी सारे टर्म्स जो थे राइट में ले आए। उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, इसका हाफ करके स्क्वायर करके यहाँ ऐड किया और यहाँ पे भी ऐड किया। स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें ये मिला, x - 3/2 का होल स्क्वायर = -2y - 11/4, ठीक है। इस पर ध्यान मत दो अभी, ये सब नहीं। उसके बाद हमने इस पूरी टर्म में से -2 को कॉमन ले लिया। क्या किया, हमने इस पूरी टर्म में से -2 को कॉमन ले लिया। क्यों, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म बनानी थी, x² = -4ay वाली बनानी थी, क्योंकि हमें इससे यही वाइब्स आ रही थी। हमने -2 जैसे ही कॉमन लिया तो हम समझ गए कि हाँ यार ये x² = -4ay वाली इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये x² है, ये पूरे को आप मान लो x, जैसे हमने किया। x - 3/2 को हमने कैपिटल X माना, y + 11/8 इसको हमने y माना, तो ये क्या बना, x² = -2y बना, ये माइनस है, ठीक है, -2y बना। इस इक्वेशन को हमने इससे इक्वेट कर दिया, x² = -4ay से, तो -4a = -2 था, -4a = -2 था, तो ये ऐड हो, ये माइनस माइनस कट के प्लस हो गया। 4a = 2, a = 1/2 आ गया, ठीक है। a तो 1/2 आ चुका है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, x² = -4ay कहाँ होता है, ये डाउनवर्ड वाले में होता है, और इसका ये इसका फोकस क्या होता है, 0, -a। तो हमें a तो पता चल गया 1/2 है, लेकिन जैसे हम इस वाले स्टेप में आएंगे जहाँ पे हम उस कैपिटल X और Y को वापस से इस फॉर्म में लिख के a से इक्वेट करेंगे, तो इस बार हम पॉजिटिव a से नहीं नेगेटिव a से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 0, -a, बिकॉज ये वाला पैराबोला बन रहा है, x² = -4x वाला 4ay वाला, ये वाला पैराबोला बन रहा है 0, -a। तो इस बार हम -a से इक्वेट करेंगे, किससे, -a से। अगर यहाँ पे ये होता x² = +4ay होता तो ये किस तरफ बनता है, ये ऊपर की तरफ बनता है ना, ऐसे। तो यहाँ पे क्या बनता है, 0, a। अगर ये इक्वेशन होती तो हम +y से इक्वेट करते, लेकिन अभी इक्वेशन ये वाली है, ये वाली कहाँ गई, x² = -4ay। अभी इक्वेशन ये वाली है, तो इसके लिए ये वाला पैराबोला बनता है डाउनवर्ड,
उसमें माइनस ए होता है, तो हमने माइनस ए से इक्वेट करेंगे। ठीक है, ए तो हमें पता चल गया क्या है, 1/2 है, लेकिन हम इक्वेट किससे करेंगे, माइनस ए से, क्योंकि हमें माइनस ए ही चाहिए। यहाँ 0 कॉमा माइनस ए है यार। बस ये ना आपको ये 4 पैराबोले जो होते हैं ना, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, इनका ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें ए और नेगेटिव माइनस या ए किससे इक्वेट करना है, बस इसी चीज़ के लिए ना आपको ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे क्या बन रहा है, x² इक्वल टू -2y, मतलब x² इक्वल टू -4ay वाली इक्वेशन ये वाली रिजेंबल हो रही है, तो हम इसमें माइनस ए से इक्वेट करेंगे। तो अब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वाली में, कि जो लेफ्ट वाली टर्म है उसको 0 से इक्वेट करो, जो राइट वाली टर्म है उसे माइनस ए या ए, जो भी जिस हिसाब से पैराबोला बन रहा है उस हिसाब से उस तरीके से वो करना है। तो इस वाली टर्म को जब हमने माइनस ए से इक्वेट किया तो क्या हुआ, y प्लस 11/8 इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू -1/2 -11/8, y इक्वल टू -15, ये 15 है अपॉन 8। और इस साइड क्या, इस साइड तो मैंने बोला था जो लेफ्ट वाली टर्म है उसको 0 से इक्वेट करना है, x माइनस 3/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2, ये आ गया। ये फोकस हो जाएगा आपका, ये फोकस और ये वर्टेक्स तो स्टार्टिंग में ही निकल जाती है यार, वर्टेक्स का तो कोई सीन ही नहीं है। टर्म्स एक साइड करो, बस वो करो, क्या कहते हैं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, इसमें से कॉमन निकालो, ये एक टर्म आ जाएगी, ये एक टर्म आ जाएगी। जैसे ही ये टर्म आ जाए, ऐसी वाली कोई टर्म इस फॉर्म में जैसे ही आप लिख दो, बस कुछ नहीं करना। वर्टेक्स के लिए इन दोनों को 0 से इक्वेट कर दो। फोकस के लिए क्या करना है, बस फोकस के लिए 2 स्टेप एक्स्ट्रा हैं। एक, इसको XY फॉर्म में लाना है, दूसरा XY फॉर्म में लाके हमें A फाइंड करना है, तीसरा ये माइनस ए या जो भी बनेगा, 0 कॉमा ए होगा तो A से, 0 कॉमा माइनस ए होगा तो माइनस ए से। और हमेशा राइट वाली टर्म को हम A से इक्वेट करेंगे और लेफ्ट वाली टर्म को 0 से, जैसे हमने यहाँ पे किया था। हमने यहाँ पे क्या किया था, राइट वाली टर्म को a इक्वल टू 1 से किया था और लेफ्ट वाली टर्म को 0 से इक्वेट किया था। बस हमें यही करना है, लेफ्ट वाली को 0 से इक्वेट, राइट वाली को a से इक्वेट, a इक्वल टू जो भी आएगा उससे इक्वेट, नो मैटर वॉट। ठीक है, यही करना है बस। इस क्वेश्चन को जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये क्वेश्चंस आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने RS अग्रवाल से लिया है, कॉज ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये कहीं और मिलता नहीं है। मतलब ये कोई और बुक में मैंने मतलब कम ही देखता हूँ मैं, बट RS में दे रखा है तो मुझे अच्छे लगे क्वेश्चन, इसलिए मैंने करवाया है। वापस से सारी स्टेप देख लेना, वीडियो रिवाइंड कर लेना और इसे लिख लिख के याद कर लेना, भले ही याद कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, ये भी एक, बस इस क्वेश्चन से मुझे एक कंसेप्ट तुम्हें समझाना था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ पैराबोला y² इक्वल टू 4ax पास थ्रू पॉइंट दिस, देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज। अगर कभी भी तुम्हें एक पैराबोला की ये इक्वेशन दिया और एक पॉइंट दिया है और तुम्हें पैराबोला की एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट 3/2 को, ये किस फॉर्म में है, x, y की फॉर्म में है, और हमें क्या दे रखा है, पैराबोला y² इक्वल टू 4ax, y² इक्वल टू 4ax, कुछ नहीं है। y क्या है, 2 है ना, पॉइंट XY की फॉर्म में होता है, y क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, x क्या है 3 इंटू 3, ये क्या हो गया 4 इक्वल टू 3 इंटू 4 12, 12a, और a क्या आ जाएगा फिर 4/12, 1/3, a आ गया। लेटेस्ट रेक्टम का क्या फॉर्मूला था, 4a, 4 इंटू 1/3, 4/3 आंसर। सिंपल, पॉइंट दिया होगा, इक्वेशन दी होगी, कुछ नहीं करना, पॉइंट को XY में लाना है और जो दिया होगा उसमें पुट करके आंसर ले आना है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं एक साइड में ले लेता हूँ। एग्जांपल, पॉइंट दिया है 3, 4, पॉइंट ये है और इक्वेशन बोलिए x² इक्वल टू -4ay। कैसे बनाओगे, सिंपल है, ये x² है तो ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू -4a, y क्या है 4, तो इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू -16/a, और a क्या हो जाएगा 9/-16, ये a हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ये है, बस इसी तरीके से करना है, जो x एंड y है उसको पुट करके सीधा इक्वेशन बना लेनी है उसकी पैराबोला की, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लो एक बार। ओके, आगे चलते हैं जल्दी।